फरहात अली तैमूर। एपिसोड 684। आवाज़ व पेशकश खालिद सैयद। उसके बुरी तरह झंझोड़ने पर एमी खौफ से चीखें मार रही थी। दो स्टीवर्ड दौड़ते हुए आए। उन्होंने अली तैमूर को पीछे से जकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। वो कहकहा लगाकर कह रहा था, आ गए मेरे दुश्मन आ गए, मगर मुझसे इस हसीन जजीरे को छीन नहीं सकेंगे। एक मुसाफिर ने पूछा, ये क्या हो रहा है? क्या इस तैयारे में पागलों को सफर करने की इजाजत दी जाती है? दूसरे ने कहा, यहां की कॉफी में कोई गड़बड़ है। दोनों पागल होने वालों ने पहले कॉफी पी थी। एक औरत ने कहा, कॉफी तो मैंने भी पी है और भी कई मुसाफिरों ने पी है। उस लड़की का मुहासबा करो जिसके पास बैठकर कॉफी पीने वाले दोनों मर्द पागल हो गए। सब ने एमी पर सवालात की बौछार कर दी। ठीक तो है, पहले पागल होने वाला भी उसके पास बैठकर पागल हुआ था। दूसरे ने कहा, इस लड़की से पूछो ये अपने पास बैठने वालों के साथ चाहती क्या है? इस हसीन बला को कानून के हवाले किया जाए। हाँ हाँ, कानून के हवाले किया जाए। सब एक आवाज में एमी के खिलाफ मुतालबा करने लगे। इतनी देर में अली तैमूर ने बेहोश नजर आने के लिए आंखें बंद कर लीं और आर्मर से कहा, अंकल रात सोने के लिए होती है, आप मुझे गहरी नींद सुला दें। एक स्टीवर्ड ने दोनों हाथ उठाकर मुसाफिरों से खामोश रहने की दरखास्त की। फिर कहा, आप लोग सुकून और इत्मीनान से बैठें, हम इस लड़की को केबिन में ले जा रहे हैं। न्यूयॉर्क में पुलिस वाले इससे निमट लेंगे। दूसरे स्टीवर्ड ने कहा, शायद ये बेहोश हो गया है। यहां कोई डॉक्टर हो तो प्लीज आकर इसे चेक करे और होश में लाने की कोशिश करे। वहां कोई डॉक्टर नहीं था। एमी को अपनी जगह से उठने के लिए कहा गया। फिर 2 सीटों की एक बर्थ बनाकर अली तैमूर को वहां लिटा दिया गया। एक डैगर एमी के दिमाग में रहा ताकि उसके साथ केबिन में होने वाले सवालात सुन सके और जवाबात में उसकी मदद कर सके। दूसरे डैगर ने सुपर मास्टर के पास आकर तमाम वाकयात बताए। फिर पूछा, क्या हमें अली तैमूर के दिमाग में जाना चाहिए? सुपर मास्टर ने कहा, अगर वो बेहोश है तो उसके दिमाग से कुछ मालूम नहीं होगा, फिर भी एक बार जाकर देख लो। वो अली तैमूर के दिमाग में आ गया। आर्मर उसे गहरी नींद सुला चुका था। उसने दिमाग को हिदायत दी थी कि नींद के दौरान सोच की लहरें बेहद कमजोर होंगी। डैगर ने वापस आकर सुपर मास्टर से कहा, उसकी सोच बेहद कमजोर है, कुछ मालूम नहीं किया जा सकता, वो वाकई बेहोश है। आधे घंटे बाद आर्मर को यकीन हो गया कि ख्यालखानी करने वाले अली के दिमाग से नाकाम होकर रह गए होंगे। आइंदा उसके होश में आने के बाद उसकी सोच पढ़ने आएंगे। अली अब एक पागल की हैसियत से सांस नहीं रोक सकता था। दुश्मनों के लिए उसके दिमाग के दरवाजे खुल गए थे। उसने अली तैमूर के खाबीदा दिमाग पर तनवीमी अमल शुरू किया। उसे मामूल बनाने के बाद हुक्म दिया कि जब भी वो पराई सोच की लहरों को महसूस करेगा, उसकी अपनी सोच की लहरें गड़बड़ा जाएंगी। वो तरतीब से कोई बात नहीं सोच सकेगा और न ही किसी की सोच का माकूल जवाब दे सकेगा, यानी सचमुच पागल हो जाएगा। आखिर में आर्मर ने उसके दिमाग को हुक्म दिया, मेरे लहजे और आवाज को याद रखो। मेरी सोच की लहरें दिमाग में आएंगी तो तुम नॉर्मल रहोगे। मैं तुम्हारा आमिल हूं और दूसरों से मुख्तलिफ हूं। यह अमल करने के बाद उसने अली को तनवीमी नींद पूरी करने के लिए छोड़ दिया। सुपरमास्टर ने अहकामात जारी किए थे कि न्यूयॉर्क पहुंचने पर एमी को हिरासत में न लिया जाए। इसके बरक्स अली तैमूर को मुसल्लह अफराद की कड़ी निगरानी में रखा जाए। उसके मुताल्लिक रसवंती फैसला करेगी कि वो बेटा है या दुश्मन, और अगर दुश्मन है तो वो इंतकामन उसे कत्ल करेगी या सुपर मास्टर का कैदी बनाएगी। अली तैमूर न्यूयॉर्क पहुंचने से पहले बेदार हो गया। थोड़ी देर तक तैयारी की छत को देखता रहा, फिर गरजते हुए बोला, मैं कहाँ हूं? आसपास के मुसाफिर उछल पड़े। वो जहां लेटा हुआ था वहां से दूर हटने लगे। 2 स्टीवर्ड फिर दौड़ते हुए आ गए थे। वो अपनी सीट पर से उठकर पूछ रहा था, मेरा सिपहसालार कहाँ है? उसे बुलाओ, दुश्मन मेरे हसीन जजीरे को छीन कर ले गए हैं। स्टीवर्ड उसे थपक थपक कर खामोश रहने के लिए कह रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता अपने केबिन की तरफ ले जा रहे थे ताकि दूसरे मुसाफिरों को सुकून से बैठना नसीब हो। कंवर रंजीत सिंह अपनी लाजवंती के पास आराम से बैठा मुस्कुरा रहा था। उसके पीछे बैठे हुए मुसाफिर उससे भी सहमे हुए थे, मगर किसी कदर मुतमईन थे क्योंकि वो बड़ी देर से पागलों जैसी हरकतें नहीं कर रहा था। अली तैमूर को केबिन में लाकर एक तरफ बिठाया गया। डैगर एंड डैगर को एमी और लाजवंती के जरिए पता चला अली तैमूर होश में आ गया है। उन्हें एक पागल के दिमाग में जगह मिल सकती थी, लिहाजा वो अली के पास पहुंचे। उसने जैसे ही पराई सोच की लहरों को महसूस किया, उसकी अपनी सोचें उलट पुलट गईं। कोई सोच अपनी जगह तरतीब से नहीं थी, जिसके नतीजे में सचमुच उस पर पागलपन का दौरा पड़ा। उसने बैठे ही बैठे एक स्टीवर्ड को लात मार दी। वो एक तरफ जाकर गिरा।
दूसरे ने उसे दबोच लिया। वो 2-4 के बस का नहीं था। अपने हवास में होता तो एक ही दांव में दूसरे स्टीवर्ड को भी लुढ़का देता, लेकिन वो खुद लुढ़क गया। मुंह से ऐसी आवाजें निकालने लगा जैसे कोई अजनबी जबान बोल रहा हो। जैसे सोच गड़बड़ा गई थी, वैसे ही जबान से बेतुके अल्फाज अदा हो रहे थे। थोड़ी देर के बाद वो जरा नॉर्मल हुआ, क्योंकि डैगर एंड डैगर उसके दिमाग से निकल गए थे। उसकी उल्टी सीधी सोचों ने उसे पागल साबित कर दिया था। नॉर्मल होने के बाद पता चला उसे रस्सियों से बांध दिया गया था। न्यूयॉर्क पहुंचकर भी उसे इसी तरह रस्सियों से जकड़ कर रखा गया। एयरपोर्ट की इमारत में सुपर मास्टर के खास मातहत मौजूद थे। उन्होंने उसे हथकड़ी और पांव में बेड़ियां पहनाई, फिर रस्सियां खोल दी। अली तैमूर हंस रहा था और कह रहा था, मैं खूब समझता हूं, अब मुझे पोरस के दरबार में ले जाओगे। पोरस पूछेगा, बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। मैं सिकंदर आजम हूं, उसे जवाब दूंगा, वही सलूक करो जो एक बादशाह दूसरे बादशाह से करता है। मैं पोरस का जवाब पोरस के मुंह पर मारूंगा। वो कहते कहते रुक गया। चंद लम्हों के लिए पागलपन को भूल गया। अचानक मां पर नजर पड़ गई थी। उसका दिल बेख्तियार धड़कने लगा था। वो बेवा औरतों की तरह सफ़ेद साड़ी पहने हुई थी। दूसरों के लिए एक बावकार खातून और टेलीपैथी की साहिरा थी। बेटे के लिए सिर्फ माँ ही माँ थी। दुश्मनों में यह तजस्सुस पैदा हुआ कि वो पागल के अपनी माँ को पहचान रहा है। एक डैगर ने उसके दिमाग में छलांग लगाई। उसी लम्हे दिमाग उलट पुलट हो गया। वो बेख्तियार पागलों की तरह हंसने और मुसल्ला दुश्मनों को मारने के लिए लपकने लगा, मगर पांव की बेड़ियां उसे रोक रही थीं। वो फर्श पर औंधे मुंह गिर पड़ा था। रसवंती आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उसके करीब आई। माँ के पांव बेटे के मुंह के करीब थे। डैगर दिमाग से चला गया था। उसने गहरी गहरी सांसें लेते हुए सर उठाकर मामा को देखा, फिर सर झुकाकर पांव को चूम लिया। रसवंती ने फौरन ही पीछे हटकर उसके मुंह पर ठोकर मारी। हुर्राकर पूछा, ये अभी तक मेकअप में क्यों है? मैं दुश्मन के बेटे का असली चेहरा देखकर पहले थूकूंगी, फिर इसकी किस्मत का फैसला सुनाऊंगी। एक मातहत ने अदब से कहा, देवी जी, हम इसे आपके महल में ले जा रहे हैं, वहीं इसका मेकअप उतारा जाएगा। अली तैमूर कह कह लगाने के बाद बोला, देवी जी? ओ देवी जी, तुम्हारे देवता जी कहाँ हैं? उन्हें बुलाओ और बताओ कि मैं सिकंदर आजम हूं। रसवंती ने उसे घूर कर देखा, फिर दिमाग में पहुंच गई। अली सचमुच पागलपन में मुब्तला था। वो कुछ देर तक उसके दिमाग को पढ़ने की नाकाम कोशिश करती रही। कोई सोच अपनी जगह कायम नहीं थी। वो उसे नागवारी से देखकर दिमाग से निकल गई। वहां से पलटकर रंजीत और लाजवंती के दरमियान चलती हुई इमारत से बाहर आ गई। एक खूबसूरत और महंगी कार का पिछला दरवाजा उसके लिए खोला गया। वो पिछली सीट पर आकर बैठ गई। वहां नायब सुपर मास्टर बैठा हुआ था। ड्राइवर ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ाई। रसवंती ने कहा, मास्टर, मैं इसके दिमाग में गई थी, यह सचमुच पागल हो चुका है। नायब ने पूछा, आप उसे पागलखाने भेजना चाहेंगी? हरगिज़ नहीं, इस तरह मेरा इंतकाम पूरा नहीं होगा। तुम वीडियो फिल्म तैयार करने वालों को मेरे महल में भेज दो। इसकी फिल्म तैयार होती रहेगी और ये फिल्म बाबा साहब के इदारे के जरिए सोनिया तक पहुंचाई जाएगी। वो अपने बेटे को इंतकाम के अजाब से गुजरता देखेगी और फिर रो रो कर दीवारों से सर फोड़ती रहेगी। नायब सुपर मास्टर मुस्कुरा रहा था। उसके दिमाग में बैठे हुए डैगर ने कहा, हमारा सुपर मास्टर गजब की चालें चलता है। वाकई सोनिया ये देखकर अपना सर पीटेगी कि दिलो जान से चाहने वाली माँ अपने ही हाथों से बेटे को तड़पा तड़पा कर मार रही है। नायब ने कहा, हमारा सुपर मास्टर अभी अली तैमूर को मरने नहीं देगा। इसे जिंदा क्यों रखा जाएगा? पहली बात तो ये कि ये पागल हो चुका है, अब हमारे लिए खतरनाक नहीं रहा। दूसरी ये कि माँ बेटे की ये वीडियो फिल्म पारस के पास भी भेजी जाएगी। इस फिल्म के आखिर में उससे कहा जाएगा कि अली तैमूर अभी जिंदा है। अगर वो भाई की मौत नहीं चाहता तो मैडोना को हमारे पास भेज दे, हम अली तैमूर को आज़ाद कर देंगे। रसवंती को पता नहीं था कि उसके पास बैठे हुए नायब के दिमाग में कैसी खिचड़ी पक रही है। अगर वो नायब के दिमाग में अभी पहुंच जाती तो उसे कुछ सच्ची बातों का इल्म हो सकता था। लेकिन वो सोच रही थी, अली तैमूर तो कैदी बन चुका है, अब सोनिया और पारस बाकी हैं। मैं जल्द ही इन्हें भी अपनी ठोकरों में ले आऊंगी। उनकी कार एक खूबसूरत कोठी के पोर्च में आकर रुकी। वो सुपर मास्टर की रिहाइशगाह थी। वो नायब के साथ कार से उतरकर कोठी के अंदर आ गई। नायब ड्राइंग रूम में बैठ गया, क्योंकि सुपर मास्टर किसी के रूबरू नहीं आता था। रसवंती को खुश करने के लिए आज वो उससे मुलाकात कर रहा था, और मुलाकात के वक्त वो अपने असली रूप में नहीं था। उसने खूबसूरत से जाती मामलात के कमरे में उसका इस्तकबाल किया। फिर कहा, देवी जी,
आज आपको रूबरू देखकर मुझे सिर्फ खुशी नहीं, फख्र भी हासिल हो रहा है। मैं टेलीपैथी जानने वाली एक अजीम हस्ती से मुलाकात का शर्फ हासिल कर रहा हूं। वो मुस्कुराकर कहने लगी, डैगर एंड डैगर भी तो टेलीपैथी जानते हैं। वो ख्याल खानी के मामले में अभी तिफले मकतब है। फिर यह कि वो दोनों मेरे मातहत हैं, मेरे अहकामात के पाबंद हैं। भला महकूम लोगों से मिलकर क्या खुशी होगी। आप एक आज़ाद हस्ती हैं। आपके अनजानी पति रघुवीर सिंह ने जबान दी थी कि उनकी धर्मपत्नी यानी कि आप हमेशा हमारे मुल्क के काम आती रहेंगी। बेशक मैं अपने स्वर्गवासी पति की बात झूठी नहीं होने दूंगी। मेरे लायक कोई खिदमत हो तो फरमाएं। सोनिया मॉस्को में है। वो नादिया नामी एक औरत के मेकअप में छुपी हुई है। वहां के हुक्काम और आला अफसरान को बड़ी कामयाबी से फरेब दे रही है। अगर वहां तुम उसे बेनकाब कर दो तो उसे भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। वो जहां जाएगी तुम उसका रास्ता रोकोगी। जिस तरह बिल्ली लपक लपक कर चूहे को पकड़ती है, फिर छोड़ती है, फिर पकड़कर पंजे मारती है और फिर छोड़ देती है, मगर भागने और बचने का मौका नहीं देती, इसी तरह तुम उसे कमजोर बनाकर ख्यालखानी के पंजे मारती रहोगी। आखिर उसे मार मार कर तड़पा तड़पा कर हमेशा के लिए खत्म कर दोगी। मैंने पूछा था आप मुझसे क्या काम लेना चाहते हैं, लेकिन आप तो मेरी ही दुश्मन की बात कर रहे हैं। उसे मारना मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश है। आप मेरी रहनुमाई करें कि मैं उसे किस तरह ट्रैप कर सकती हूं। हमारे कुछ एजेंट मॉस्को में हैं। डैगर एंड डैगर ने वहां एक ऐसे शख्स के दिमाग को तस्खीर कर लिया है जो एक मशहूर जासूसा तातियाना का असिस्टेंट है, और वो तातियाना आजकल सोनिया उर्फ नादिया को अपने साथ रखती है। तुम असिस्टेंट के दिमाग में रहा करो और सोनिया की हरकत पर नजर रखो। मुझे रिपोर्ट देती रहो। जब वो किसी ऐसे मरहले से गुजरे जहां उसे ट्रैप करना आसान होगा और उसके फरार के रास्ते मजदूद किए जा सकते हों, तो मैं उसे बेनकाब कर दूंगी। मुझे रहनुमाई हासिल होगी तो मैं जल्द ही उसे इबरतनाक अंजाम तक पहुंचा दूंगी। एक डैगर तुम्हारे साथ रहा करेगा। वो तुम्हारे हर हुक्म की तामील करेगा। तुम सिर्फ एक बात का ख्याल रखो, जब तक मैं सोनिया पर हमला करने को ना कहूं, तुम ना करना, खा तुम्हें कितना ही अच्छा मौका क्यों ना मिले। तुम सियासी चालों को नहीं समझती। बसा औकात दुश्मन बिल्कुल गाफिल और कमजोर दिखाई देते हैं, लेकिन तर पर्दा मोहतात रहते हैं। किसी भी नाकानी हमले का तोड़ कर लेते हैं। मैं आपकी इजाजत के बगैर कोई कदम नहीं उठाऊंगी। उधर अली तैमूर को रसवंती की रिहाइशगाह में पहुंचा दिया गया था। वहां एक कमरा बिल्कुल खाली था। अली तैमूर पहले ही जंजीरों में बंधा हुआ था। उसे उस कमरे में लाकर छत की आहनी कड़ियों से लटका दिया गया था। वो छत से यूं लटक रहा था जैसे जानवर को ज़िबा करने के बाद खाल उतारने के लिए लटका दिया जाता है। आर्मर ने आते ही कोड वर्ड्स अदा किए, फिर परेशान होकर कहा, बेटे मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इस मुसीबत में पड़ जाओगे। तुम्हें इन जंजीरों से बल्कि इस महल से फौरन निजात हासिल करनी चाहिए। अंकल आप परेशान ना हो। मामा के कदमों तक पहुंचने के लिए मैंने इतने पापड़ बेले हैं। मैं देखना चाहता हूं कि एक माँ अपने हाथों से अपने बेटे को कैसी कैसी अजियत पहुंचाती है और बेटा अपनी माँ की ममता को कैसे बेदार कर सकता है। तुम बहुत ज्यादा खतरात मोल लेना चाहते हो। आप ये बताएं यहां क्या कर रहे हैं। अभी तुम्हारे पास रहकर किसी का इंतजार करूंगा। कोई तुम्हें मुखातिब करेगा तो मैं उसके दिमाग में जगह बनाऊंगा। इस बात का ख्याल रखें, मामा के तमाम खिदमतगार योगा के माहिर हो सकते हैं। सुपर मास्टर ने यहां सख्त पहरा लगाया होगा। आप किसी के दिमाग में जाएंगे तो उसे पता चल जाएगा कि कोई मेरी हिमायत में चाले चलने आया है। हाँ, मैं मोहतात रहूंगा। एक लाजवंती का दिमाग ऐसा है जिसके जरिए यहां काम करने वालों के मुताल्लिक बहुत कुछ मालूम कर सकता हूं। तो फिर आपको उसके दिमाग में रहना चाहिए। वो गुस्ल करने वाली है। गुस्ल से पहले जिस्मानी हुस्न को बरकरार रखने के लिए जाने कैसे कैसे लोशन लगाती है और फिर मालिश करवाती है। पता नहीं वो कब गुस्ल से फारिग होगी। कंवर रंजीत सिंह क्या कर रहा है? उससे लाजवंती का कोई ताल्लुक नहीं है। वो सिर्फ तुम्हारी मामा के सामने मियाँ बीवी बनकर रहते हैं। रंजीत सिंह जब महल में आएगा तो मैं उसके जरिए भी इस महल में अपनी जगह बनाऊंगा। यूं तो रसवंती के दिमाग में भी जगह मिल जाती थी। ब्रेन वॉशिंग के बाद उसने अभी मुकम्मल तौर पर दिमागी तवानाई हासिल नहीं की थी, लेकिन वो अपने खिदमतगारों की असलियत से बेखबर थी। उसके जरिए सही मालूमात हासिल नहीं हो सकती थीं। अली तैमूर के कमरे में कुछ लोग आने लगे। वो वीडियो कैमरा लाए थे और बहुत सी लाइटें मुख्तलिफ जगह सेट कर रहे थे। उन्हें समझाया गया था कि वो आपस में बातें ना करें और कैदी को अपनी आवाज़ न सुनाएं। इसीलिए सब खामोशी से काम कर रहे थे। थोड़ी देर बाद रसवंती आ गई। उसके हाथ में चाबुक था। उसने कहा, कैमरा ऑन करो।
वीडियो फिल्म देखने वाले दुश्मनों को मालूम होना चाहिए कि अली तैमूर जमीन और आसमान के दरमियान जिंदगी और मौत के बीच लटक रहा है। मैंने इसके पांव से जमीन छीन ली है और इसे अजियत पहुंचा पहुंचा कर इसकी जिंदगी भी छीन लूंगी। लाइट्स ऑन करो। कई लाइटें ऑन हो गईं। कैमरा अली तैमूर को फिल्म बंद करने लगा और ऊपर लटक रहा था। रसवंती का हाथ वहां तक नहीं पहुंच सकता था। उसने पांव पर एक चाबुक रसीद किया। बेटे ने कहा, मैंने पतलून पहन रखी है, पांव में जूते हैं, मुझे चोट नहीं लगेगी, आपका शौक पूरा नहीं होगा। वो गुस्से से कहने लगी, सांप के बच्चे, मुझे ताने देता है, मैं चाबुक मार मार कर तेरी खाल उतार दूंगी। वो नफरत से उस पर थूकना चाहती थी। फिर ख्याल आया, मुंह उठाकर थूकेगी तो थूक अपने ही मुंह पर आएगा। वो फिर कहने लगी, इसे नीचे उतारो, इसके कपड़े फाड़ दो। उसके अहकामात की तामील हुई। छत की कड़ियों से नीचे उतारकर उसके तमाम कपड़े फाड़ दिए गए। सिर्फ एक अंडरवेयर रह गया। रसवंती चाबुक मारने लगी। वो मां के नाजुक हाथों से चाबुक खा रहा था और मुस्कुरा रहा था। फिर उसने कहा, आपके हाथ दुखने लगेंगे, लेकिन मुझ पर असर नहीं होगा, क्योंकि जंजीरें चाबुक का रास्ता रोक रही हैं। वो झुंझलाकर अपने मुलाजिमों से कहने लगी, गधे के बच्चों, क्या तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि इसे ये जंजीरें बचा रही हैं? मुलाजिमों ने फौरन ही जंजीरें खोल दीं। मुसल्ला गार्ड्स ने अपनी राइफलें सीधी कर लीं ताकि कैदी भागना चाहे या देवी जी पर हमला करना चाहे तो उसे जख्मी किया जा सके। रसवंती के हाथ वाकई अब दुखने लगे थे। उसने एक गार्ड को चाबुक देकर उसे मारने का हुक्म दिया। गार्ड ने वो चाबुक ले लिया। अली तैमूर ने कहा, रुक जाओ, मैं सिर्फ अपनी मां से मार खा सकता हूं। अगर किसी और ने मुझ पर हाथ उठाया तो इस महल में जलजला आ जाएगा। वो कहने लगी, कमीने, तू हमें धमकी देता है, इसे मारो। गार्ड ने चाबुक चलाया तो अली ने चाबुक को पकड़ लिया। गार्ड ने एक झटके से छुड़ाना चाहा। वो जानबूझकर यूं खिंचा चला आया जैसे झटका बर्दाश्त न कर सका हो। गार्ड ने उसे दूसरे हाथ से घूंसा मारना चाहा। उसने झुककर उसके होस्टर से रिवॉल्वर निकालकर उसे एक तरफ धक्का दिया। फिर मां को निशाने पर रखते हुए बोला, खबरदार, अगर किसी ने गोली चलाई तो देवी जी जिंदा नहीं रहेंगी, अपने हथियार फेंक दो। वो सहम कर बोली, मुंह क्या देख रहे हो, हथियार फेंक दो। सबने अपने हथियार अली के सामने फेंक दिए। उसी वक्त उसने सांस रोक ली। कोई दिमाग में आना चाहता था, वापस चला गया। डैगर ने एक गार्ड की जबान से पूछा, तुम थोड़ी देर पहले सांस नहीं रोक सकते थे? हमने तुम्हारे दिमाग में आकर देखा था, तुम्हारी सोचें बेतरतीब थीं, अब नॉर्मल कैसे हो गए? मैंने अपनी मां तक पहुंचने के लिए पागलपन का ढोंग रचाया था। आइंदा मेरे दिमाग में आने की जहमत ना करना। गार्ड ने हंसते हुए कहा, जिसे मां कहते हो उसे गोली मारने की धमकी देते हो? जरा अपने दिल में झांक कर देखो, क्या देवी जी को नुकसान पहुंचा सकोगे? अली ने कहा, तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैं उस देवी जी को मां समझकर पागल बन रहा था। अभी अभी आर्मर ने मेरे दिमाग में आकर इंकिशाफ किया है कि ये औरत मेरी मामा की डमी है। ये भी ख्याल खानी जानती है, इसलिए इसे रसवंती देवी बनाकर धोखा दिया जा रहा है। सुपर मास्टर से कहो, अब ये मेरे लिए जरा भी अहम नहीं है। इसकी अहमियत तुम लोगों के लिए है और तुम लोग अपनी ख्याल खानी करने वाली को मेरे हाथों मरने नहीं दोगे। उसी वक्त आर्मर ने आकर कोड वर्ड्स अदा किए। फिर कहा, लाजवंती गुस्ल से फारिग होकर यहां आ रही थी, मैंने उसे बाहर गाड़ी के पास पहुंचा दिया है, तुम फौरन उधर आओ। अली ने कहा, मेरी एक बात सुन लें, मैंने ख्याल खानी करने वाले दुश्मन से कहा है कि आपके नए इंकिशाफ के मुताबिक ये मेरी मामा नहीं है, बल्कि उनकी डमी है। दुश्मन आपके पास ये पूछने आ सकते हैं कि आपने झूठ क्यों कहा। आप जवाब देंगे कि वो लोग माँ के हाथों से बेटे को ख़त्म कराना चाहते थे। ऐसी दुश्मन माँ का ना रहना ही बेहतर है। अब आप चलें, मैं आ रहा हूं। वो चला गया। इस दौरान डैगर उसके गार्ड के जरिए कह रहा था, नादानी ना करो, यहां कदम कदम पर मौत है। तुम अपनी माँ को मेरा मतलब है देवी जी को यहां से नहीं ले जा सकोगे। वो अपनी माँ को निशाने पर रखकर दरवाजे से बाहर जाते हुए बोला, मैं देखना चाहता हूं और देवी जी को दिखाना चाहता हूं कि उनकी जिंदगी अहम है या नहीं। अगर अहम है तो ये हमारा रास्ता रोकने की हिमाकत नहीं करेंगे। जैसे ही मुझे नुकसान पहुंचेगा, मैं देवी जी को गोली मार दूंगा। रसवंती ने चीख कर कहा, डैगर, कोई ऐसा कदम ना उठाओ जिससे मुझे नुकसान पहुंचे। सुपर मास्टर को इत्तला दो। एक डैगर सुपर मास्टर को सूरत हाल बता रहा था। दूसरा डैगर आर्मर के पास आकर गुस्से से पूछ रहा था, ये तुम कैसी हिमाकत कर रहे हो? क्या मां को बेटे के हाथ से कत्ल कराना चाहते हो? उसने जवाब दिया, मैं ऐसा ना करूं तो बेटा मां के हाथों मारा जाएगा। मैं मसरूफ हूं,
जाओ यहां से। उसने सांस रोक ली। फिर चंद सेकंड्स के बाद लाजवंती के दिमाग में आ गया। वो सोच रही थी, मैं गुस्ल के बाद लिबास पहनकर मेकअप करने वाली थी, ये महल के बाहर कार के पास कैसे आ गई? क्या डैगर कोई शरारत कर रहा है? डैगर ने कहा, लाजवंती फौरन महल में वापस जाओ और कार की चाबी भी निकाल लो। अली तैमूर अपनी मां को लेकर फरार होना चाहता है। उसकी बात खत्म होते ही आर्मर ने लाजवंती को सांस रोकने पर मजबूर किया, जिसके नतीजे में डैगर के साथ खुद भी दिमाग से निकल आया। लेकिन दूसरे लम्हे में वापस जाकर लाजवंती के दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया। अली अपनी मां को खींचता हुआ महल के बाहर ले आया था और अब कार की तरफ जा रहा था। बाहर खड़े हुए तमाम मुसल्लह अफराद ने अपनी गनें सीधी कर लीं। सिक्योरिटी ऑफिसर ने ललकार कर कहा, खबरदार, देवी जी को छोड़ दो, वरना हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। डैगर ने एक मुसल्लह शख्स की जबान से कहा, अली तैमूर, तुम बहुत ही बचकाना हरकतें कर रहे हो। क्या तुम महल के इहाते से, फिर इस इलाके से, फिर इस शहर से और फिर इस मुल्क से बाहर जा सकोगे? उसने कहा, मैं जान की बाजी लगाकर इस मुल्क में आया हूं। अगर मेरी मां को मेरे हवाले ना किया गया तो मैं उस टेलीपैथी जानने वाली डमी को नहीं छोड़ूंगा। जब तक ये मेरे पास रहेगी तुम लोग मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकोगे। वो कार की पिछली सीट पर बैठ गया। लाजवंती ने कार स्टार्ट की, फिर उसे आगे बढ़ा दिया। चारों तरफ से गोलियों की बौछार होने लगी। उन्हें हुक्म दिया गया था कि रसवंती को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, इसलिए वो गाड़ी को निशाना बना रहे थे। एक गोली पहिए में आकर लगी, टायर बस्ट हो गया। कार एक जानिब घूमकर एक दीवार से टकरा कर रुक गई। भागने का अब कोई मौका नहीं था। डैगर ने एक मुसल्लह शख्स की जबान से कहा, अब तुम्हें कोई दूसरी गाड़ी नहीं मिलेगी। तुम शायद किंग फर्नांडो के हेलीकॉप्टर और प्राइवेट तैयारे इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन हुकूमत ने उसके हेलीकॉप्टर्स और तैयारों को अपने कब्जे में ले लिया है। तुम्हें कहीं जाने के लिए 2 पहियों की साइकिल भी नहीं मिलेगी। अली ने अपनी मां से कहा, देवी जी, इन्हें तुम्हारी जिंदगी की परवाह नहीं है। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो इनसे पूछो, ये मुझे क्यों मजबूर कर रहे हैं कि मैं तुम्हें गोली मार दूं। रसवंती ने बुलंद आवाज से कहा, तुम मेरे दिमाग में क्यों नहीं आते? क्या सुपर मास्टर ने मुझे दुश्मनों के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया है? उसने यही बात डैगर के दिमाग में जाकर पूछी। उसने जवाब दिया, उस गाड़ी का टायर बस्ट करके आपको अगवा होने से बचाया गया है। आप जरा हौसले से काम लें। वो बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है, आपको यहां से नहीं ले जा सकेगा। अली ने आर्मर से पूछा, अंकल क्या बात है, क्या मुझे मदद नहीं पहुंचेगी? आर्मर के जवाब देने से पहले ही एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। वो फौजी हेलीकॉप्टर था। उसे दूर से देखकर महल के मुसल्लह मुहाफिज मुतमईन हो गए। ये इत्मीनान सिर्फ 1 मिनट का था। हेलीकॉप्टर में बैठे हुए अफराद ने करीब पहुंचते ही महल के इहाते में बम फेंकने शुरू कर दिए। वहां भगदड़ मच गई। महल के मुहाफिज इधर उधर छुपकर फायरिंग करना चाहते थे, लेकिन धुआं इस कदर फैल गया था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो हैरान थे कि यह हेलीकॉप्टर कहां से आ गया है। किंग फर्नांडो को नजरबंद कर दिया गया। यह उसका हेलीकॉप्टर नहीं था, ना ही पोमी या वर्सो रोकी वगैरह उसकी मदद को आए थे। वो मास्कमैन के आदमी भी नहीं थे। दूसरी किसी खतरनाक तंजीम के अफराद भी नहीं आ सकते थे। वहां जानबूझकर ऐसे बम फेंके गए थे जो कसरत से धुआं पैदा करते हैं। इस धुआं से माहौल में हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुला। एक सीढ़ी लटकती हुई नीचे आ गई। फिर आला बीबी ने खुले हुए दरवाजे से झांक कर कहा, अली कम ऑन, हरी अप। अली ने झूलती हुई सीढ़ी पकड़ ली। फिर कहा, देवी जी गोली चल जाएगी, इससे पहले चढ़ना शुरू कर दो। वो चढ़ने लगी। उसके पीछे अली ने सीढ़ी पर पांव जमाए। हेलीकॉप्टर बुलंद होकर वहां से जाने लगा। आर्मर लाजवंती को छोड़कर रसवंती के दिमाग में आ गया। फिर सीढ़ी पर चढ़कर हेलीकॉप्टर के अंदर पहुंचने में उसकी मदद करने लगा। नीचे से फायरिंग हो रही थी। धुएं के बाद सही निशाना नहीं दिया जा सकता था। फिर वो हेलीकॉप्टर रेंज से बाहर निकल गया। वो अंदर पहुंच गई। आला बीबी ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठाते हुए पूछा, रसवंती, मुझे पहचानती हो? वो नागवारी से बोली, मैं रसवंती की टमी हूं। इस जवान से पूछ लो। अली ने पास बैठे हुए मां का हाथ थाम कर कहा, मैंने दुश्मनों को उलझाने के लिए ऐसा कहा था। वो ये सोचकर परेशान हो गए कि मैं आपको डमी समझे हुए किसी वक्त भी गोली मार सकता हूं। दुश्मन बहरहाल दुश्मन होता है, तुम किसी वक्त भी गोली मार सकते हो। नहीं मामा, मैं थोड़ी देर के लिए मसलहतन दुश्मन बन गया था। अगर मैं आपको मां तस्लीम करता तो दुश्मन कभी मेरी धमकियों में ना आते। उन्हें यकीन होता कि मैं अपनी मामा पर कभी गोली नहीं चलाऊंगा। आला बीबी ने कहा, रसवंती, सुपर मास्टर ने तुम्हारी ब्रेन वॉशिंग कराई है। इंशाल्लाह हम इसका तोड़ करेंगे। अली ने पूछा, आंटी हम कहां जा सकते हैं? फौजी हेलीकॉप्टर और तैयारे हमें घेरने के लिए परवास कर रहे होंगे। हम इस मुल्क की सरहद से बाहर नहीं जा सकेंगे। वो कहने लगी, हम शुमाल की समत जा रहे हैं।
मगरिब और जुनूब की तरफ कई हजार मील तक ये मुल्क फैला हुआ है। मशरक़ में समंदर है, वहाँ के तमाम जजीरों में फौजी हैं। फिर हम किसी जजीरे में उतरेंगे तो चारों तरफ से घेर लिए जाएंगे। जिधर हम जा रहे हैं उधर घने जंगलात हैं, फिलहाल वहीं पनाह ली जा सकती है। आपने ये फौजी हेलीकॉप्टर कैसे हासिल कर लिया? उसने पायलट की तरफ इशारा किया। ये जॉन कॉर्मन है, यहाँ की फ़ज़ाइया में कैप्टन है, लेकिन मेरे बेहतरीन दोस्त हैं। वापस जाकर बयान देंगे कि ये दिमागी तौर पर गैर हाजिर हो गए थे। जब होश व हवास में आए तो कोई दिमाग में कह रहा था कि उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए। उनके दिमाग पर कब्जा जमा कर 4000 मील तक परवास की गई है। कुछ लोगों को शुमाली सरहद पार कराई गई है। बाकी तुम्हारा सुपर मास्टर समझ लेगा कि ऐसा क्यों हुआ है। और अभी भी ये बातें इब्रानी ज़बान में कर रही थी ताकि रसवंती न समझ सके। अगर पायलट जॉन कॉर्मन के मुतालिक मालूम होता तो वो ख्यालखानी के जरिए सुपर मास्टर को सारी बातें बता देती। डैगर उसके दिमाग में काफ़ी देर रहने के बाद सुपर मास्टर के पास आ गया। फिर कहने लगा, आला बीबी और अली तैमूर इब्रानी ज़बान में बातें कर रहे हैं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या तुम पायलट के दिमाग में नहीं जा सकते? वो गूंगा और बहरा बनाया गया है। रसवंती का ख्याल है कि उसके दिमाग पर कब्जा जमाया गया होगा। तुम रसवंती के जरिए देखो हेलीकॉप्टर कहाँ कहाँ से गुजर रहा है। मैंने अभी फ़ज़ाइया के टावर से मालूम किया है, हेलीकॉप्टर का इंडिकेटर काम नहीं कर रहा है या उन्होंने उसे बेकार बना दिया है। डैगर रसवंती के पास आया और कहने लगा, क्या तुम खिड़की के पास नहीं बैठ सकती? मैं तुम्हारे जरिए मालूम करना चाहता हूँ ये लोग किन रास्तों से गुजर रहे हैं। रसवंती ने आला बीबी से कहा, तुम मेरी सीट पर आ जाओ, मैं खिड़की के पास बैठूंगी। रसवंती, तुम्हें यह सुनकर अफसोस होगा कि हम थोड़ी देर बाद तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधने वाले हैं। तुम जहां भी बैठोगी हमारे लिए फर्क नहीं पड़ेगा। डैगर मायूस होकर सुपर मास्टर के पास आया। वो फौज के एक मेजर से रिपोर्ट हासिल कर रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक वो हेलीकॉप्टर अभी तक नजर नहीं आया था। एयरफोर्स के जवान हेलीकॉप्टरों और तैयारों में उसे तलाश कर रहे थे। सुपर मास्टर कह रहा था, शुमाल की तरफ ज्यादा जोर दो, उधर घने जंगलात हैं। अक्सर मुजरिम फरार होकर उसी समत जाते हैं, फिर उन खतरनाक जंगलात से वापस नहीं आ पाते। जिसकी मौत आती है वही उधर का रुख करता है। हमें रसवंती को हर हाल में उधर जाने से रोकना है। हमने उस पर बड़ी मेहनत की है। फॉरेस्ट ऑफिसर को इत्तला दो और उसे ताकीद करो कि कोई भी हेलीकॉप्टर उधर से गुजरे तो फौरन हमें इत्तला दे। 2 घंटे तक कोई सुराख नहीं मिला। 3 घंटे बाद फॉरेस्ट ऑफिसर ने इत्तला दी कि बहुत दूर से एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनी गई है। दूरबीन के जरिए उसकी एक झलक दिखाई दी, फिर वो सब्ज पहाड़ियों के पीछे गुम हो गया। ये इत्तला मिलते ही तमाम हेलीकॉप्टरों और तैयारों का रुख उस जंगल की तरफ हो गया। किसी बड़े मुल्क की फ़ज़ाइया हरकत में आ जाए तो फरार होने वाले सरहद पार नहीं कर सकते, लेकिन शुमाली अमरीका में यह सहूलत थी। साल के 8 महीने सैकड़ों मील तक फैला हुआ जंगल बर्फ से ढका रहता था। बाकी 4 महीने हरियाली रहती थी। बर्फ पिघलकर आबशारों और दरियाओं की सूरत में बहती थी। खतरनाक दरिंदों और जंगली बाशिंदों से मुकाबला करते हुए बास सख्त जान मुजरिम सरहद पार कर लेते थे। आर्मर ने अली के पास आकर कहा, अब मैं तुम्हारी मम्मा के पास जाना चाहता हूं। अली ने कहा, अंकल मैं सोच रहा हूं पायलट जॉन कॉर्मन का वापस जाना मुनासिब नहीं है। सुपरमास्टर की ख्यालखानी करने वाले उसके दिमाग को कमज़ोर बनाकर उसके चोर ख्यालात पढ़ लेंगे। आप ज़रा पायलट से बात करें। आर्मर ने पायलट और आला बीबी से बात की। पायलट ने कहा, अगर मेरे बयान पर शुबा नहीं होगा तो वो मेरे दिमाग को कमज़ोर नहीं बनाएंगे, लेकिन दूसरे पहलू को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आला बीबी ने कहा, जॉन का वापस न जाना ज़्यादा मुनासिब है। उन्होंने बड़ी मेहनत से रसवंती को हासिल किया था और बड़ी ठोस मंसूबाबंदी से उसकी ब्रेन वॉशिंग की थी। उसके बाद ये हमेशा उनके काम आने वाली थी। ऐसी ख्यालखानी करने वाली हस्ती उनके हाथ से निकल गई है। वो झुंझुलाकर भी जॉन को सज़ा देंगे और उसके चोर ख्यालात पढ़ने के बाद तो उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये तमाम बातें आर्मर के जरिए उन तीनों के दिमागों में हो रही थीं। आखिर जॉन उनके साथ जंगल में रहने पर राजी हो गया। आला बीबी ने कहा, आर्मर तुम अभी सोनिया के पास जा रहे हो, ज़रूर जाओ, हमारे पास भी आते रहना। रसवंती को नींद की हालत में मामूला बनाना बहुत ज़रूरी है, वरना यह ख्यालखानी के जरिए दुश्मनों को हमारा ठिकाना बताती रहेगी। आर्मर चला गया। जॉन कॉर्मन ने हेलीकॉप्टर को एक छोटे से घास के मैदान में उतार लिया। उसके चारों तरफ ऊंचे घने दरख्त थे। वो हेलीकॉप्टर को मैदान में चलाता हुआ दरख्तों के दरमियान लाया। फिर वो सब नीचे उतर आए। रसवंती ने कहा, अब तो आंखों से पट्टी हटा दो। आला बीबी ने पूछा, क्या तुम्हारे ख्यालखानी करने वाले दोस्त बहुत बेचैन हो रहे हैं और हमारा ठिकाना मालूम करना चाहते हैं? अली ने कहा, उनसे कह दें ये आर्जी ठिकाना है, हम किसी वक्त भी यहां से परवास कर जाएंगे।
और आपको बेहोश करके ले जाएंगे। ये जुल्म है। मैं होश में रहूंगी। तुम मुझे माँ भी कहते हो और जुल्म भी करते हो। आप मेरी सगी वालदा हैं। आपने मुझे जन्म दिया है। अगर सोनिया मम्मा ने मुझे जन्म दिया होता तो मैं आपकी खातिर मुसीबतें उठाने के लिए इस मुल्क में ना आता। लेकिन मेरी बातें आपकी समझ में नहीं आएंगी। दुश्मनों ने बिल्कुल ही दिमाग उलट कर रख दिया है। वो जरा देर खामोश रही, फिर कहने लगी, आला बीबी मेरे पास आओ, मैं कुछ कहना चाहती हूं। आला बीबी उसके करीब आ गई। रसवंती ने उससे आहिस्तेगी से कुछ कहा। वो कहने लगी, ठीक है, आओ मेरे साथ। वो रसवंती का हाथ पकड़कर एक समत जाने लगी। अली तैमूर ने पूछा, मिस्टर जॉन, क्या आप लोग बड़ी उजलत में हमारी मदद के लिए आए थे? हाँ, उजलत कह सकते हैं। वैसे आर्मर साहब ने आपकी आमद के मुताल्लिक पहले ही बता दिया था। आला बीबी ने कई तरह के हथियार, कारतूस और खाने पीने का सामान जमा कर रखा था। मुझे यकीन नहीं था कि तुम इतने सख्त पैरे से निकल आओगे, मगर आला बीबी ने मुझसे शर्त लगाई थी। बहरहाल मैं शर्त हार गया। वो हेलीकॉप्टर के अंदर आ गए, फिर उसके पीछे हिस्से में जाकर खाने पीने का सामान और हथियारों को देखने लगे। वहां कुल्हाड़ियों और रस्सियों का बंडल, टॉर्चें, मशले और आग रोशन रखने का सामान भी था। हेलीकॉप्टर के लिए फाजिल ईंधन भी मौजूद था। आला बीबी ने जंगल में आकर छुपने का मंसूबा बहुत पहले ही बना लिया था। जॉन ने कहा, तुम्हारी मामा बड़ी दुश्वारियां पैदा करेंगी। हाँ, उनका कुछ इलाज किया जाएगा। उसने घड़ी देखकर कहा, इतनी देर हो गई, मामा और आंटी अभी तक वापस नहीं आई? उसने आगे बढ़कर आवाज दी, आंटी आप कहाँ हैं? उसे जवाब नहीं मिला। जॉन ने भी आगे बढ़कर कहा, हमें जवाब दो वरना हम आ जाएंगे। उन्होंने चंद सेकंड्स तक इंतजार किया, फिर अपनी अपनी गन संभाल कर आगे बढ़ने लगे। वो हर दूसरे तीसरे कदम पर आवाज देते थे। पहले ही जवाब ना मिलने पर समझ में आ गया था कि खिलाफे तवक्को कोई बात हो गई है। वो एक झाड़ी के पास ठिठक गए। आला बीबी घास पर औंधी पड़ी हुई थी। उसके सर के पिछले हिस्से से खून बह रहा था। बात समझ में आ गई। रसवंती ने मौका पाकर किसी मजबूत लकड़ी को उठाकर पीछे से हमला किया होगा। जॉन ने कहा, मैं इसे होश में लाता हूं, तुम अपनी मां को तलाश करो। उसने मां को बुलंद आवाज से पुकारा, फिर कभी इधर कभी उधर जंगल के मुख्तलिफ हिस्सों में दौड़ने लगा। वो हैरान था कि मामा भागकर कितनी दूर चली गई हैं या कहां छुप गई हैं। वो दौड़ते दौड़ते पुकारते पुकारते एक जगह रुक गया। दूर तक देखा नहीं जा सकता था। बेतरतीबी से उगे हुए दरख्त निगाहों के सामने हायल हो जाते थे। ऐसे ही वक्त पीछे से मां की आवाज सुनाई थी, मेरे बच्चे, मेरे जिगर के टुकड़े। उसने फौरन ही सर घुमाकर देखा, फिर उसे संभलने का मौका नहीं मिला। रसवंती अपने हाथों में दरख्त की टूटी हुई एक पुरानी शाख पकड़े हुए थी। शाख पुरानी थी लेकिन मजबूत थी। अली के पलटते ही वो मजबूत लकड़ी सर पर पड़ी। आंखों के सामने तारे नाच गए। वो एक कदम आगे की तरफ लड़खड़ाया, फिर घास के फर्श पर थम से चारों शाने चित हो गया। मेरे बच्चे, मेरे जिगर के टुकड़े। एक मां के वहशियाना कहकहे जंगल में दूर तक गूंज रहे थे। हमारे आला हुक्काम मुझे ज्यादा से ज्यादा तंबी कर सकते हैं मगर सजा नहीं दे सकते। मैं इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी हूं। वो मुझे सजा देकर अपने ही हाथों से अपनी कमर तोड़ना नहीं चाहेंगे। आर्मर ने उसकी सोच में कहा, तातियाना मेरे हवास पे छा गई है। मैं नाकाम हो चुका हूं। आइंदा भी उसे कभी हासिल करने का कोई चांस नहीं है। इसके बावजूद उसी के मुताल्लिक सोचता रहता हूं। क्या सितारों से आगे और भी जहां नहीं है? हाँ, मैं दुनिया जहां की हसीनाओं को चुटकी बजाकर हासिल कर सकता हूं। तातियाना के मुताल्लिक इसलिए सोच रहा हूं कि शर्मनाक शिकस्त बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं इंतकाम लूंगा, लेकिन इससे पहले नादिया को ठिकाने लगाऊंगा। उस औरत को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं अब भी हैरान हूं कि उस औरत ने किस टेक्निक से मेरी मजबूत उंगलियां तोड़ दी। पता नहीं मैं आइंदा किसी से पंजा लड़ा सकूंगा या नहीं। आर्मर ये सब कुछ सुन रहा था और जोजो के मुताल्लिक उसके ख्यालात मालूम करने के इंतजार में था। उसी वक्त दो फौजी अफसर उसके पास आए। पास्कल ने मुसाफिर के लिए बायां हाथ बढ़ाते हुए कहा, उस औरत ने धोखे से मेरा दायां हाथ बेकार कर दिया है। मैं दिमागी तवानाई हासिल करते ही उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। वो दोनों अफसर उसके करीब बैठ गए। एक ने कहा, हम दोनों आपके वफादार हैं। हमने कसम खाई थी कि नादिया को हराम मौत मारेंगे, लेकिन अफसोस हमसे पहले तातियाना ने उसे मार डाला। वो हैरानी से बोला, यह कैसे हो सकता है? नादिया ने उसकी इज्जत बचाई थी। इससे पहले 2 बार उसकी जान बचा चुकी है। तातियाना एहसान फरामोश नहीं है। तातियाना मुहिब्बे वतन है। जब यह इंकिशाफ हुआ कि नादिया के भेस में सोनिया छुपी हुई है तो उसने। पास्कल शदीद हैरानी से बोला, सोनिया? क्या वो नादिया नहीं सोनिया है? है नहीं, थी।
वो मर चुकी है। सोनिया मर चुकी है? पास्कल ने हंसते हुए कहा। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? क्या वो इतनी ही मीठी गोली थी कि तातियाना ने उसे निगल लिया? मैं कभी यकीन नहीं करूंगा। उसे नादिया कहो तो मान लेता हूं। दोनों अफसर उसे बताने लगे कि किस तरह नादिया पेरिस में देखी गई है और तातियाना के बंगले में नादिया ने जो बातें की थीं वो माइक के जरिए रिकॉर्ड की गई हैं। सोनिया ने एतराफ़ किया था कि वो नादिया के भेस में आई है। फिर एतराफ़ करते ही तातियाना पर हमला किया था। दोनों में लेबोरेटरी के अंदर ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। नतीजे में सोनिया का चेहरा और जिस्म के कई हिस्से तेजाब से जल गए। वो मर चुकी है। उसने पूछा, सोनिया के फिंगरप्रिंट्स चेक किए गए हैं? उसके हाथ पांव की खाल उतर गई है। फिर भी जिस हद तक चेकिंग हो सकती थी वो हो चुकी है। तुम लोग कुछ भी कहो, मुझे यकीन नहीं आ रहा है। यकीन ना आने की बात है। हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने कहा है कि तातियाना के हाथों नादिया या सोनिया कोई भी हलाक हुई हो। ये बात यकीनी है कि एक खतरनाक औरत हमें नुकसान पहुंचाने से पहले अपने अंजाम को पहुंच गई है। सोनिया की मौत का यकीन करना फिलहाल ज़रूरी नहीं है और न ही हम उसकी मौत का ऐलान करेंगे। इसका एक बड़ा फ़ायदा है। अगर सोनिया वाकई मर चुकी है तो सुपर मास्टर जैसे मुखालिफों को ना उसकी लाश मिलेगी और न ही उन्हें शैतानों से टकराने वाली औरत की मौत का कभी यकीन आएगा। हम डमी सोनिया पैदा करके उसकी दहशत तारी करते रहेंगे। अगर वो जिंदा होगी तो हमारी डमी को छुटलाने मंजर आम पर आएगी। कोई सारी जिंदगी रूपोश नहीं रहता। वो ज़रूर खुद को जाहिर करेगी। पास्कल ने कायल होकर कहा, हाँ ये दुरुस्त है। सोनिया मर भी चुकी हो तो हमें फ़िलहाल यकीन नहीं करना चाहिए। आने वाला वक्त उस मक्कार औरत को मंजर आम पर ले आएगा। बाय द वे, जो तातियाना के हाथों मारी गई है वो यकीनन एक बला थी। कोई ज़बरदस्त चाल चलने यहाँ आई थी, मगर ये अमेरिका नहीं रूस है। एक फौजी अफसर ने फ़ख्र से कहा, हमारे मुल्क में फराद अली तैमूर ने कभी कदम रखने की जुर्रत नहीं की। अगर वो जुर्रत करता तो उसका अंजाम भी सोनिया जैसा होता। उनकी बातों के दौरान आर्मर फौजी अफसरों के ख्यालात पढ़ रहा था। वो दोनों पास्कल को खुश रखने की कोशिश करते थे और खुशामदाना अंदाज में उसे रूस का बेताज बादशाह कहते थे। एक अफसर ने धीमी आवाज में पास्कल से कहा, जो का ऑपरेशन कामयाब हुआ है। वो सख्त पैरे में है। अगर तुम्हारी दिमागी तवानाई बहाल रहती तो उसके हालात चुपके से मालूम कर लेते। दूसरे अफसर ने कहा, पास्कल, तातियाना से ज्यादा जो हसीन है। फिर वो ज़हीन टेलीपैथी जानने वाली की हैसियत से मंजर आम पर आएगी। अगर तुम उसे मोहब्बत से दोस्त बना लो, बल्कि उसे शरीक हयात बना लो, तो इस मुल्क में तुम्हारी अहमियत पहले से ज्यादा हो जाएगी। पहले अफसर ने कहा, रसवंती और फराद के बाद तुम और जो टेलीपैथी जानने वाले जोड़े की हैसियत से मंजर आम पर आओगे तो सुपर मास्टर के डैगर एंड डैगर कमज़ोर पड़ जाएंगे। पास्कल ने कहा, वाकई मैंने तातियाना के चक्कर में जो को नज़रअंदाज कर दिया था। जब आला हुक्काम और आला फौजी अफसरान तातियाना के सिलसिले में मुझे बातें सुनाएंगे तो मैं कहूँगा कि कुंवारा हूँ, इसलिए गुनाह के रास्ते पर भटक गया था। अगर मेरी शादी जो से करती जाए तो कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ये हुई ना बात। हमें यकीन है आला हुक्काम ये शादी इस नुक्ता नज़र से भी कराएंगे कि दो टेलीपैथी जानने वाले एक रिश्ते में हमेशा के लिए मुत्तहिद रहेंगे। जो के दिमाग में हमारे मुल्क से वफादारी कूट कूट कर भरती जाएगी। हमारे हुक्मरानों को इत्मीनान रहेगा कि जो की वफादारी तुम्हें भी कभी डगमगाने नहीं देगी। आर्मर ने ये बातें सुनने के बाद कहा, पास्कल, ये क्यों भूल गए कि आजकल तुम्हारी खोपड़ी फ्री पोर्ट है। कोई भी ख्यालखानी करने वाला आ सकता है। वो घबरा कर बोला, कौन है? डैगर एंड डैगर? नहीं, तुम आर्मर हो। रसवंती और मैडोना को क्यों भूल गए? वो मेरे लहजे में भी बोल सकती हैं। हाँ, मगर तुम आर्मर हो। मैं तुमसे रिश्तेदारी की बात करना चाहता हूं। वो मैं सुन चुका हूं। तुम मेरे चोर ख्यालात पढ़ लो। जो के लिए नियत पूरी नहीं है। मैं हमेशा के लिए यहां उसका मुहाफिज बन सकता हूं। मुझे यकीन है कि तुम इस रिश्ते से इनकार नहीं करोगे। अगर तुम्हारी दिमागी तवानाई बहाल रहती तो मेरे इनकार की परवाह ना करते। अभी तो तुम्हारी जान मेरी हथेली पर है। एक फूंक से उड़ा सकता हूं, इसलिए बड़ी सादतमंदी से इजाज़त हासिल करना चाहते हो। मौजूदा हालात में मैडोना भी आकर मुझे फूंक से उड़ा सकती है। मैं तुमसे जिंदगी की नहीं, जो की भीख मांग रहा हूं। कोई लड़की अपने शौहर के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकती। अगर जो के लिए नियत बुरी नहीं है तो उसे उसके जीवन साथी पारस के पास पहुंचा दो। ये मेरे बस में नहीं है। बेहता लड़की से शादी करना तुम्हारे इख्तियार में है। एक बात याद रखो,
मेरी बहन को हाथ भी लगाना चाहोगे तो तुम्हें जहन्नुम में पहुंचा दूंगा। ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है। आर्मर दिमागी तौर पर हाजिर होकर थोड़ी देर तक सोचता रहा। सोनिया चाहती थी पास्कल को दिमागी कमजोरी की हालत में खत्म कर दिया जाए। एक टेलीपैथी जानने वाला दुश्मन कम हो जाएगा। इससे अच्छा मौका शायद फिर ना मिले। लेकिन आर्मर अपनी तबीयत और मिजाज के मुताबिक सोच रहा था। उसे पहली और आखिरी वार्निंग दे चुका हूं। वो जोजो को हाथ लगाने की हिमाकत नहीं करेगा। फिर ख्याल आया, अगर वो दिमागी तवानाई बहाल होने पर जोजो को नुकसान पहुंचाएगा तो मैं बहन को कैसे बचाऊंगा। इस ख्याल के तहत उसने वहां के एक डॉक्टर के दिमाग में जगह बनाई। उसके जरिए पास्कल को आसाबी कमजोरी का एक इंजेक्शन लगवाया। जब वो कमजोरी के बायस सो गया तो उसने खाबीदा दिमाग को ट्रांस में लिया। उसे अपना मामूल बनाकर 3-4 बातें जहन में नक्श कर दी। एक तो यह कि वो जोजो को कभी हाथ नहीं लगाएगा। दूसरे ये कि दिमागी तवानाई हासिल करने के बाद उसकी सोच की लहरों को महसूस नहीं करेगा। तीसरी बात यह कि एक बार छुपकर तन्हाई में आसाबी कमजोरी की दवा इस्तेमाल करेगा और इसका जिक्र किसी से नहीं करेगा। इन एहतियाती तदाबीर के बाद उसने सोनिया को मुकम्मल रिपोर्ट दी। वो बेबसी से बोली, तुम अपने मिजाज से मजबूर हो, मैं तुम्हें उसके कत्ल पर मजबूर नहीं करूंगी। चलो, जो किया है वही काफ़ी है। मैं नादिम हूं, सही तौर पर आपके काम नहीं आ रहा हूं। कोई बात नहीं, मैं खुद उसे ठिकाने लगाने का मौका निकाल लूंगी। वो चौंक कर बोला, हाँ, एक अहम बात बताना भूल गया। आप मसरूफ थीं, मैंने सोचा बाद में बता दूंगा। क्या बात है? जिस मैडोना को तमाम दुश्मन तलाश कर रहे हैं वो हमारे साथ रहती है। आप कोड वर्ड्स बताएं, वो आपके पास आएगी। आप अपनी मर्जी के मुताबिक उससे काम ले सकेंगी। सोनिया ने कोड वर्ड्स बताए। आर्मर पारस के पास आया। उसने सांस रोक ली। दोनों भाइयों ने ख्यालखानी करने के लिए दिमाग के दरवाजे बंद कर दिए थे। आर्मर ने आला अफसर से कहा, पारस जहां भी है उससे फ़ोन पर राब्ता करें और बताएं कि मैं हॉटलाइन पर बात करना चाहता हूं। अफसर ने फ़ोन के जरिए पारस से कहा, आप मिस्टर आर्मर हैं, खुद बात कर लें। थोड़ी देर बाद आर्मर ने उसके दिमाग में कोड वर्ड्स दोहराए। उसने कहा, आप बुरा ना माने, मैं एहतियातन ख्यालखानी करने वालों से दूर रहता हूं। हाँ, ये अच्छी बात है। मैं तुम्हारी मम्मा की खातिर आया हूं। उन्हें मैडोना की ज़रूरत है। वो इन कोड वर्ड्स के जरिए उनके दिमाग में जा सकती है। उम्मीद से उम्मीद रखना चाहिए कि उम्मीद पूरी हो। पारस ने आर्मर के जाने के बाद मैडोना को अपनी तरफ से आकर कहा, उम्मीद से उम्मीद रखना चाहिए कि उम्मीद पूरी होगी। वो गर्दन में बाहें डालकर बोली, तुम्हें पालेने के बाद कोई उम्मीद नहीं रखती। मेरी सारी उम्मीदें और आरजुएं पूरी हो चुकी हैं। क्या मम्मा से उम्मीद नहीं रखती हो कि वो तुम्हारी गलती मुआफ़ कर दे? हाँ, मम्मा ने मुआफ़ किया तो समझो सब ने मुआफ़ कर दिया। मैं उनसे यही उम्मीद रखती हूँ। तो फिर मम्मा के दिमाग में जाओ और यही कहो जो मैं कह रहा हूँ। क्या वो मुझसे बात करना पसंद करेंगी? उन्होंने खुद तुम्हें बुलाया है। वो चंद सातों तक हैरानी से पारस को देखती रह गई। वो कहने लगा, क्या तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है? तुम इतनी बड़ी बात झूठ नहीं बोलोगे, लेकिन अचानक बैठे बैठे तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मम्मा मुझसे बातें करना चाहती हैं? तुम तो आर्मर अंकल को भी दिमाग में आने नहीं देते। यहाँ के एक आला अफसर ने बताया था कि अंकल हॉटलाइन पर ज़रूरी बात कहना चाहते हैं। मैंने दिमाग के दरवाजे खोल दिए। उन्होंने कहा, मैडोना मखसूस कोड वर्ड्स अदा करके मम्मा से रब्ता कायम कर सकती हैं। मुझे कोड वर्ड्स जल्दी बताओ। उम्मीद से उम्मीद रखना चाहिए कि उम्मीद पूरी होगी। वो तो पूरी हो रही है। तुम कोड वर्ड्स बताओ। यही कोड वर्ड्स हैं। पारस ने मुस्कुराते हुए हाँ के अंदाज में सर हिलाया। ये कोड वर्ड्स मेरी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक हैं। मैं अभी राब्ता कर रही हूं। उसने ख्यालखानी की परवास की। दिमाग में जगह मिलते ही कोड वर्ड्स अदा किए। सोनिया ने कहा, आओ मैडोना, कहो कैसी हो? खुदा का शुक्र है, आपके बेटे की पनाह में एक नई आज़ाद जिंदगी गुजार रही हूं। मम्मा, मैं वो जलील लड़की हूं जिसकी वजह से आप लोगों पर तबाही आ रही है। फराज साहब, मेरी वजह से। सोनिया ने कहा, बस आगे कुछ ना कहना। मेरे बेटे ने तुम्हें मुआफ़ कर दिया है। इसके बाद कोई शिकवा, कोई किला नहीं हो सकता। आइंदा मेरे पास आकर ज़रूरी और मुख्तसर बातें किया करो। जी, मैं ऐसा ही करूँगी। लेकिन आप हस्पताल में हैं, क्या मैं पारस को बता दूँ? यहाँ से जाकर पता देना। अब एक काम करो, पास्कल को जानती हो? बहुत अच्छी तरह से। दानियाल के बाद वही दानियाल के लहजे में मुझे मामूला बनाए हुए था। उसका इरादा था जब ख्याल के तनवीमी अमल का असर ख़त्म होगा तो वो मुझ पर अमल करके मुझे अपनी ताबेदार बनाएगा। इसका मतलब है तुमने सिर्फ दानियाल की आवाज़ सुनी है, पास्कल के दिमाग में नहीं पहुंच सकोगी?
जी हाँ, वो पिछले दिनों बहुत पुरस्कार बनता रहा है। वो इसी अस्पताल में है। मैं अभी तुम्हें उसके पास पहुंचा सकती हूँ। पहले ये बताओ तुम मुझसे कैसा सलूक करोगे? जैसा एक दुश्मन से करना चाहिए। और जहां तक टेलीपैथी जानने वालों का ताल्लुक है, उनकी तादाद में कमी होना चाहिए। अभी तुम एक नर्स के जरिए वहां पहुंचोगी, लेकिन फौरन हमला नहीं करोगी। ऐसे में शुबा होगा कि नर्स मेरे कमरे से आई थी। लिहाजा टेलीपैथी जानने वाली मैडोना मेरे दिमाग से नर्स के दिमाग में, फिर पास्कल के दिमाग में पहुंच गई। मुझसे सवालात किए जाएंगे कि मैडोना मुझ तक कैसे पहुंची। जी मैं समझ गई। पास्कल के पास जब कोई फौजी अफसर आएगा तो मैं उसे मुखातिब करूंगी और अपनी मौजूदगी जाहिर कर दूंगी। शाबाश, मैं नर्स को बुला रही हूं। उसने कॉल बेल का बटन दबा दिया। डॉक्टर से लेकर वार्ड बॉय तक सभी फौजी मुलाजिम थे। एक नर्स ने आकर अदब से पूछा, यस मैडम। सोनिया ने कहा, रूम नंबर 6 के मरीज ने मुझे गुलदस्ता भेजा था। मैं जवाबन ये गुलदस्ता भेजना चाहती हूँ। प्लीज उसे पहुंचा दो। उससे कहो कि मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। उसकी खैरियत पूछ लेना। नर्स वो गुलदस्ता लेकर गई। मैडोना उसके अंदर पहुंच गई थी। पास्कल के पास पहुंचने तक नर्स के ख्यालात पड़ती रही थी। पता चला वो जासूसा है। मिलिट्री इंटेलिजेंस से उसका ताल्लुक है। सोनिया को तातियाना समझा जा रहा था। उसकी हिफाजत के लिए किसी जासूस या जासूसा की ड्यूटी बदलती रहती थी। वो पास्कल के पास पहुंच गई। सोनिया के पैगाम के साथ गुलदस्ता पेश किया तो वो खुश होकर बोला, मालूम होता है तातियाना के दिल के किसी गोशे में मेरे लिए मोहब्बत छुपी हुई है, या वो सोनिया पर भरोसा करके पछता रही है। बहरहाल मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करो और कहो कि मैं उसके पास इयादत के लिए आना चाहता हूं। जैसे ही आसाबी कमजोरी दूर होगी मैं हाजिर हो जाऊंगा। मैडोना उसकी बातों के दौरान उसके दिमाग में जगह बना चुकी थी। सोनिया के पास आकर कहने लगी, क्या आप किसी तातियाना का रोल अदा कर रही हैं? सोनिया ने उसे अपने हालात बताए ताकि उसके जरिए पारस को उसके मौजूदा हालात का इल्म हो जाए। मैडोना ने तमाम रुदात सुनने के बाद कहा, पहले तो मैं ये बता दूं कि जो नर्स यहां से गई है वो एक जासूसा है। आप पर शुबा नहीं किया जा रहा है, बल्कि आपकी हिफाजत के लिए जासूस लगाए गए हैं। ये बात मुझे मालूम नहीं थी। चलो अच्छा हुआ तुमने बता दिया। क्या मैं पास्कल के पास जाऊं? मैंने तुमसे पूछा था उससे क्या सलूक करोगी। तुमने वही जवाब दिया जो मैं चाहती हूं। हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे या फिर उसे मुर्दों की तरह जीने के लिए छोड़ देंगे। यानी उसके बच रहने का चांस है? हाँ, तुम जोजो को भूल रही हो। तुम पास्कल को टेलीपैथी की मुट्ठी में पूरी तरह जकड़कर जोजो को तलब कर सकती हो। ओह गॉड, मैं इस पहलू से सोचना भूल गई थी। इसलिए कि तुम्हारे दिमाग में इंतकाम की ख्वाहिश शदीद थी। जब कोई एक ख्वाहिश शिद्दत इख्तियार कर लेती है तो आदमी दूसरे पहलुओं पर गौर करना भूल जाता है। जी आप दुरुस्त कहती हैं। मैं आपसे बहुत कुछ सीखती रहूंगी। अभी तुम पारस के पास जाओ। उससे कहो वो जनाब शेखुल फारस से रब्ता कायम करके उनसे दरखास्त करे कि इदारे से सोनिया की डमी को मैदान अमल में लाया जाए। फिर तुम यहाँ के आला हुक्काम को चैलेंज करोगी कि पास्कल की जान तुम्हारी मुट्ठी में है। अगर वो उसे बचाना चाहते हैं तो बाबा साहब के इदारे में सोनिया से रब्ता कायम करें। मैडोना दिमागी तौर पर हाजिर होकर खुशी से पारस के गले पड़ गई। पारस ने पूछा, क्या मम्मा ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है? हाँ, बहुत ज्यादा एतमाद किया है। मुझसे बड़े बड़े काम ले रही हैं। तुमसे कहा है कि जनाब शेखुल फारस से दरखास्त करो कि बाबा साहब के इदारे में मौजूद डमी सोनिया को मैदान अमल में लाएं। अभी पास्कल मेरी मुट्ठी में है। वो लोग उसे बचाने के लिए सोनिया से रब्ता कायम करेंगे। डमी सोनिया हमारी मम्मा के अंदाज में उनसे पास्कल के बदले जोजो को तलब करेगी। पारस ने जनाब शेखुल फारस से रब्ता कायम किया। उनसे इस सिलसिले में गुफ्तगू की। इदारे में फरहाद, सोनिया, पारस और अली तैमूर की डमी के तौर पर कितने ही अफराद ट्रेनिंग हासिल कर चुके थे। फरहाद दुनिया वालों के लिए मर चुका था। रसवंती दुश्मन बन चुकी थी। इसके बावजूद दोनों के कई डमी अफराद वहां मौजूद थे। जनाब शेखुल फारस ने सोनिया के तमाम हालात मालूम करने के बाद पारस से कहा, अपनी मम्मा से कहो जोजो को हासिल करने में उजलत से काम न लिया जाए। उसका दिमागी ऑपरेशन हुआ है। वो दुनिया के बड़े तजुर्बेकार डॉक्टरों के जेर इलाज है। उसकी साबिका टेलीपैथी की सलाहियतों को बहाल रखने के लिए उसे कितने ही तिब्बी मराहिल से गुजारा जाएगा। बेहतर है अभी पास्कल के पास जाओ। आर्मर और मैडोना अपने तौर पर पास्कल को कमजोर बनाकर रखेंगे और जोजो की निगरानी करते रहेंगे। जब ये मुकम्मल रिपोर्ट हर एतबार से ज़हीन, संजीदा और टेलीपैथी की सलाहियतों की हामिल हो चुकी है तो उसके बाद पास्कल के बदले उसे तलब किया जाएगा। एक डैगर मैडोना के दिमाग में एक बार फिर आया, लेकिन मैडोना ने यह कहकर उसे दिमाग से निकाल दिया
कि मैं किसी को आने नहीं दूंगी। डैगर ने उसे अपने दिमाग में आने का मौका दिया और उसे सुपर मास्टर का वफादार बनाने की कोशिश की। पारस का चस्का पड़ गया था। वो भला किसी और की वफादार क्या हो सकती थी। इस राब्ते से डैगर का लब और लहजा मालूम हो गया था। उसने सोनिया के मशवरे के मुताबिक पहले रसवंती तक पहुंचना चाहा। उसने सांस रोक ली। तब उसने डैगर से राब्ता किया। वो खुश होकर बोला, आहा, तुम हो। मैं खुशामदीद कहता हूं। अगर शाम को कोई घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मैं भूल कर या पछता कर नहीं आई हूं। मालूम करना चाहती हूं कि सुपर मास्टर मेरे लिए क्या कर सकता है। तुम जो चाहोगी वही करेगा। तुम्हारी तमाम माकूल शराइत पूरी करेगा। बोलो क्या चाहती हो। रसवंती से 2 बातें करना चाहती हूं। इसका मतलब है तुम्हें उसके दिमाग में जगह मिल गई है। तुम कहोगे तो जगह मिल जाएगी। डैगर ने सांस रोक ली। मैडोना बाहर निकल गई। उसे अंदेशा था कि वो कुछ देर दिमाग में रहेगी तो चोर ख्यालात पढ़ लेगी। उसे रसवंती के अगवा होने का इल्म हो जाएगा। फिर अली तैमूर की मदद करने और रसवंती को वापस ले जाने के लिए सोनिया और पारस वगैरह की टीम यहां आ जाएगी। उसने सोचा, मैडोना इस सिलसिले में सुपर मास्टर से राब्ता कायम कर सकती है। उसका रास्ता रोकने के लिए वो नायब सुपर मास्टर के पास आया। उसे कहने लगा, अभी मैडोना तुम्हारे जरिए सुपर मास्टर से गुफ्तगू करना चाहेगी। तुम उसे थोड़ी देर के लिए भी दिमाग में जगह दोगे तो वो रसवंती के अगवा के मुताल्लिक मालूम कर लेगी। उसे यह हरगिज मालूम नहीं होना चाहिए कि अली तैमूर माँ को ले गया है। मैडोना डैगर के दिमाग से निकलकर नायब सुपर मास्टर के दिमाग में पहुंची हुई थी। उनकी बातें सुन रही थी। अगर डैगर से पहले आती तो नायब सुपर मास्टर सांस रोक लेता। अभी उन दोनों को उसकी मौजूदगी का इल्म नहीं था। मैडोना ने नायब की सोच में कहा, हाँ, वो मालूम कर सकती है कि अली तैमूर अपनी माँ को सख्त पैरों से निकालकर। मैडोना ने बात अधूरी छोड़ दी। नायब ने ख्याल की रवानी में कहा, शुमाली जंगलात की समत ले क्या है। डैगर ने सख्त लहजे में पूछा, तुम्हें यह कहने की जरूरत ही क्या है कि वो कहाँ ले गया है। नायब ने कहा, ओ सॉरी, मेरी जबान से बेख्तियार ये बात निकल गई। मैडोना ने कहा, कोई बात बेख्तियार नहीं होती। वो पहले शऊर या लाशऊर के खाने में होती है। तुम मेरी सोच के मुताबिक सोचते हुए बोल गए। मैडोना ने क़हक़हा लगाया। नायब ने सांस रोक ली, मगर भेद खुल चुका था। उसने सोनिया के पास आकर रिपोर्ट दी। सोनिया ने कहा, तुमने बड़ी जहानत से रसवंती के अगवा के मुताल्लिक मालूम किया है। आरमर से मुझे बहुत कुछ मालूम हो चुका है। मैं तुम्हें जनाब शेखुल फारस से राब्ता कायम करने की इजाज़त देती हूँ। उन्हें रिपोर्ट सुनाओ। वो खुश होकर बोली, यह मेरे लिए बड़ा एजाज़ है। क्या जनाब शेख साहब मुझसे गुफ्तगू करना पसंद फरमाएंगे? हाँ, तुम जाकर देख लो। उसने जनाब शेख साहब के पास आकर सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब देते हुए कहा, आओ मैडोना, बताओ क्या रिपोर्ट है। वो हैरानी से बोली, आप वाकई बाकमाल बुजुर्ग हैं। मैंने नाम नहीं बताया, काम नहीं बताया, और आपने समझ लिया। बेटी, जहानत को तेज करने के लिए इबादत और रियाजत लाजमी है। तुम्हें पहचानने के लिए बहुत ज्यादा जहानत की जरूरत नहीं थी। 1 घंटा पहले मैंने जोजो को अभी वापस लाने से मना किया था। यहां से दूसरी अगवा होने वाली रसवंती है। जाहिर है अब मेरे पास जो रिपोर्ट आएगी वो रसवंती के मुताल्लिक होगी। फरहाद, रसवंती और आर्मर के सिवा कोई मेरे दिमाग में नहीं आ सकता था। यानी अपने आते हैं, बेगाने जुर्रत नहीं करते। पारस के हवाले से तुम हमारी हो, इसलिए मैंने पहचान लिया। ये मेरी खुशनसीबी है कि आपने मुझे अपनों में जगह दी है। आज मुझे यकीन हो गया है कि अपनी गलतियों पर पछता कर सच्चे दिल से तौबा की जाए और तलाफी का रास्ता इख्तियार किया जाए तो तवक्को से ज्यादा दिली मुसरतें हासिल होती रहती हैं। उसने बताया कि अली तैमूर अपनी माँ को सुपर मास्टर की कैद से निकालकर शुमाली जंगलात की समत ले गया है। वो कैसे ले गया है, कहाँ ले गया है, कुछ मालूम नहीं हो सका। शेख साहब ने कहा, मुझे आर्मर के जरिए मालूम हो चुका है। उनके साथ आला बीबी और एक पायलट है। उनका हेलीकॉप्टर एक घने जंगल में उतरा है। इसके बाद उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। तुम कोशिश करती रहो, शायद रसवंती के दिमाग में जगह मिल जाए। वो उनकी हिदायत के मुताबिक बार बार रसवंती के पास जाने लगी, लेकिन नाकामी होती रही। एक बार उसने सोनिया से मशवरा लेने के लिए राब्ता कायम किया। वो कहने लगी, मैडोना, हम तुम्हें अपना रहे हैं। जनाब शेख साहब ने तुम्हें रसवंती के पास जाते रहने के लिए कहा है। तुम खुशी के मारे कुछ बौखला गई हो, इसीलिए सिर्फ रसवंती की तरफ दौड़ती जा रही हो। तुम ये क्यों भूल गई कि इस जंगल में आला बीबी, अली तैमूर और एक पायलट भी है? तुमने उनके पास जाने की कोशिश क्यों नहीं की? एक बार अली तैमूर से सामना हुआ था, मैं उसका लबो लहजा भूल गई हूं। आला बीबी की आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। बाबा साहब के इदारे में जाओ,
जनाब शेख साहब तुम्हें रिकॉर्ड रूम के इंचार्ज से मुतारिफ कराएंगे। तुम उनकी आवाज़ों के कैसेट सुन सकोगी। काम के वक्त हर पहलू पर संजीदगी से तवज्जो दिया करो। वो फिर जनाब शेखुल फारस के पास आ गई। अली तैमूर जंगल की हरी भरी घास पर चारों शाने चित पड़ा हुआ था। रसवंती के हाथों में एक तरख की सूखी हुई शाख थी, जिससे अभी अभी उसने बेटे पर हमला किया था। मजबूत शाख बेटे के सर पर पड़ी थी, जिसके नतीजे में वो जमीन बोस हो गया था। हालात माँ और बच्चों को कभी जिंदगी के ऐसे मोड़ पर भी ले आते हैं। वो माँ जो बेटे की एक हल्की सी आह पर तड़प जाती थी और उसकी आह के नतीजे में टेलीपैथी के जलजले पैदा कर देती थी और उसके पसीने की जगह अपना खून बहाती थी, आज वो उसी बेटे के खून की प्यासी हो गई थी। उस पर पहला हमला करने के बाद कह कह लगाते हुए कह रही थी, मेरा बच्चा, मेरे जिगर का टुकड़ा। डैगर एंड डैगर भी उसके दिमाग में हंसते हुए कह रहे थे, वाह देवी जी वाह, आपने तो कमाल कर दिया है। आला बीबी और अली तैमूर पर आज तक कोई हाथ ना उठा सका, या फिर हाथ उठाने वाला ही हराम मौत मर गया। आप देवी हैं, आप जिंदा रहेंगी और ऐसे दुश्मनों के सर कुचलती रहेंगी। प्लीज देर ना करें, अली तैमूर का सर कुचल दें। एक हमला काफी नहीं है, वो कमबख्त बड़ा सख्त जान है। वो दोनों डैगर एंड डैगर बज़ाहिर रसवंती को शय दे रहे थे और मजीद हमला करने पर आमादा कर रहे थे, लेकिन दर पर्दा उसकी जिस्मानी कुव्वत बने हुए थे। रसवंती नाजुक हाथों से बड़ी सी शाख उठाकर आला बीबी और अली तैमूर पर हमले नहीं कर सकती थी। डैगर एंड डैगर ने उसके हाथों में मजबूती से शाख को पकड़ाया हुआ था और उसकी आखिरी भरपूर कुव्वतों को जमा करके हमले कराते रहे थे। उसका हमला आला बीबी पर वक्ती तौर पर कामयाब हुआ था, लेकिन अली तैमूर पर बेअसर रहा था। वाट्सोरोकी ने पारस और अली तैमूर को मारने का फन सिखाने से पहले अच्छी तरह मार खाने, तकलीफें बर्दाश्त करने और इंतहाई तकालीफ के दौरान हाजिर दिमाग रहने की ट्रेनिंग दी थी। डैगर ने मां के जरिए बेटे के सर पर जबरदस्त हमला किया था। दोनों डैगर सामने होते तब भी अली तैमूर आसानी से जमीन चाटने वाला नहीं था। वो महज ये देखने के लिए गिर पड़ा था कि मां के अंदर ममता की हल्की सी भी रमक रह गई है या नहीं। वो दीदे फैलाकर साकित पड़ा रह गया था। रसवंती ने कहा, ये मर चुका है। डैगर एंड डैगर ने कहा, सवाल ही पैदा नहीं होता। कम वक्त फराद के दोनों बेटे सख्त जान हैं, आप इस मजबूत शाख से इसके सर पर जरबे लगाती जाएं। रसवंती ने दूसरी बार हमला किया। इस हमले में भी दोनों डैगर ने अपनी कुव्वत इस्तेमाल की, लेकिन अली तैमूर ने शाख को पकड़ लिया। फिर उसने पूछा, मामा क्या आपके दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं हुआ? हल्की सी तड़प भी पैदा नहीं हुई? वो जवाब नहीं दे रही थी। दोनों हाथों से शाख को पकड़े हुए अपनी तरफ खींच रही थी। उसे बेटे की गिरफ्त से छुड़ाकर भरपूर एक हमला करना चाहती थी। मामा जितनी कुव्वत से आप झटके देकर इसे छुड़ाना चाहती हैं, इससे अंदाजा होता है कि आपके दिमाग में ख्यालखानी करने वाले शैतान अपना जोर लगा रहे हैं। वो उठकर बैठ गया। रसवंती शाख को अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसने मां को खींच लिया। वो बेटे के ऊपर आकर गिरी। गुस्से से बोली, खबरदार मेरे बदन को हाथ न लगाना। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी मां के बराबर हूं। वो संजीदगी से बोला, खुदा का शुक्र है, किसी तरह तो आपने खुद को मेरी मां समझा। मुझे अपने दिल की धड़कनों से लगाकर देखें, हर धड़कन मेरे लहजे में मां मां पुकारेगी। वो मां से लिपट गया। वैसे फितरतन जज्बाती नहीं था। मोहब्बत की शिद्दत से तड़पकर किसी रिश्ते से लिपटना गवारा नहीं करता था। कभी कभी रसवंती ही उसे गले से लगा लिया करती थी। आज पहली बार मां से जज्बाती अंदाज में लिपटते ही उसकी रिस्ट वॉच से एक नन्ही सी सुई निकली, फिर उसकी गर्दन में पेवस्त हो गई। दूसरे ही लम्हे डैगर एंड डैगर उसके दिमाग से आप ही आप निकल गए। अपनी जगह हाजिर होकर एक ने कहा, यह क्या हो गया? दूसरे ने कहा। रसवंती ने अपनी गर्दन में चुभन महसूस की थी। उसके बाद ही उसका जहन तारीकी में डूब गया। अली तैमूर ने उसे बेहोश करके हमारा रास्ता रोक दिया है। सुपरमास्टर के फौजी अलग अलग टीमें बनाकर हेलीकॉप्टर के जरिए जंगल के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंच गए थे। डैगर एंड डैगर रसवंती के दिमाग में रहकर मालूम कर रहे थे कि आला बीबी और अली तैमूर जंगल के किन रास्तों से गुजर रहे हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। ये बहुत पुराना तरीक़ेकार था। अली तैमूर ने उसके एक जरिए को थोड़ी देर के लिए बेकार कर दिया था। अब उन तलाश करने वाले फौजियों की रहनुमाई नहीं हो सकती थी। उसने मां को बड़े प्यार से मुलायम घास पर लिटा दिया, फिर उठकर चारों तरफ नजरें दौड़ाने लगा। आला बीबी और पायलट जॉन कार्मन एक समझाते हुए दिखाई दे रहे थे। आला बीबी के सर पर पट्टी बंधी हुई थी। रसवंती के हमले से जो चोट आई थी उसकी मरहम पट्टी हो चुकी थी। वो हेलीकॉप्टर की तरफ जा रहे थे। अली ने मां को उठाकर कांधे पर लादा, फिर खुद भी उधर ही जाने लगा। उसकी मामा ज्यादा देर बेहोश रहने वाली नहीं थी। 15-20 मिनट के बाद होश में आ सकती थी।
मगर उसके बाद भी दिमागी कमजोरी के बायस डैगर एंड डैगर को सही मालूमात फराहम नहीं कर सकती थी। उसने हेलीकॉप्टर के पास पहुंचकर आला बीबी से कहा, कम से कम 1 घंटे तक इत्मीनान रहेगा। मामा किसी दुश्मन को हमारे रास्ते पर नहीं लगा सकेंगी। उसने मां को घास पर लिटा दिया। जॉन कुल्हाड़ी से झाड़ियां और पत्तों भरी शाखें काट रहा था ताकि झाड़ियों और पत्तों से हेलीकॉप्टर को ढांक दे। दूसरे हेलीकॉप्टरों से प्रवास करने वाले दुश्मन अब भी उसे देख नहीं सकते थे क्योंकि उसे घने दरख्तों के साए में लाकर खड़ा किया गया था। ताहम मजीद एहतियाती तदाबीर लाजमी थीं। अली तैमूर भी एक बड़ा सा छुरा लेकर झाड़ियां काटने लगा। आला बीबी ने कहा, आर्मर को हमारे पास आना चाहिए। वो तनवीमी अमल के जरिए रसवंती के दिमाग में गिरा डाल देगा। फिर दुश्मन ख्यालखानी करने वाले हमारे बारे में आसानी से मालूमात हासिल नहीं कर सकेंगे। अली तैमूर ने छुरा एक तरफ रख दिया। माँ को दोनों बाजुओं में उठाकर आला बीबी से कहा, आप मेरे साथ आएं। मामा को यहां से दूर ले जाकर रखना होगा, वरना ये दुश्मनों को बता देंगी कि हेलीकॉप्टर को झाड़ियों और पत्तों से छुपाया गया है। वो थोड़ी देर तक चलते रहे। जब हेलीकॉप्टर नजरों से ओझल हो गया तो उसने मां को एक दरख्त के साए में लिटाकर कहा, मैं जानता हूं आप बड़ी चीदार हैं। मामा के हमले से बेहोश नहीं हो सकती थीं। दरअसल दुश्मन ख्यालखानी करने वाले भी अपनी कुव्वत इस्तेमाल करते रहते हैं। वो एक रस्सी से रसवंती के हाथ पांव बांधते हुए बोली, मुझे आर्मर ने बताया है कि वो दुश्मन डैगर एंड डैगर कहलाते हैं। तुम्हारी माँ के हाथ पांव बंधे रहेंगे तो आइंदा वो मुझ पर हमला नहीं करा सकेंगे। अली ने वापस आकर छुरा उठाया और फिर झाड़ियां काटने लगा। उसने और जॉन ने जल्द ही हेलीकॉप्टर को झाड़ियों के ढेर में छुपा दिया। फिर अली ने ट्रांसमीटर के जरिए अमेरिका में मुकीम एक फ्रांसीसी जासूस से रब्ता कायम करने के बाद कहा, फौरन आर्मर तक खबर पहुंचाओ, हम इंतजार कर रहे हैं। उसने रब्ता खत्म कर दिया। 1 घंटा गुजर चुका था। मां होश में आ चुकी होगी। वो उधर जाने लगा। बात उस वक्त बिगड़ी थी जब बॉस के आदमियों ने नादिया को पेरिस में देख लिया था और इधर सोनिया मास्को में नादिया का रोल अदा कर रही थी। आर्मर ने बर वक्त सोनिया को इस गड़बड़ से आगाह किया। फिर उसकी हिदायत के मुताबिक तातियाना के दिमाग में पहुंचा। तातियाना रिसीवर कान से लगाए सोनिया से जरा फासले पर बैठी हुई थी और इंटेलिजेंस के एक अफसर की रिपोर्ट सुन रही थी। घूर कर सोनिया को देखती जा रही थी। सोनिया ने पूछा था, क्या बात है, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? इस पर तातियाना ने तंजिया अंदाज में कहा था, मेरी छठी हिस्स मुझे धोखा नहीं देती। तुमने पहली बार जिस अनोखे अंदाज से मेरी जान बचाई थी तभी मैंने समझ लिया था तुम सोनिया हो। सोनिया ने कहा, मैंने 2 बार तुम्हारी जान बचाई, 1 बार इज्जत बचाई। अगर सोनिया होती तो तुम्हें जिंदा ना छोड़ती। वैसे तुम मुझे सोनिया क्यों कह रही हो? इसलिए कि तुम नादिया नहीं हो। नादिया पेरिस में मौजूद है। सोनिया और तातियाना के दरमियान थोड़ी देर बहस होती रही। आखिर सोनिया ने कहा, मैं तुम्हारे यकीन को ठेस नहीं पहुंचाऊंगी। बेशक मैं सोनिया हूं। अब बताओ मेरे साथ क्या सलूक करोगी? तातियाना अपनी जगह से उठकर उसके सामने तन गई। फिर कहने लगी, वही सलूक जो एक मुहिब्बे वतन को अपने वतन के दुश्मनों से करना चाहिए। सोनिया ने कहा, तातियाना तुम इस बंगले में तन्हा हो। मानती हूं कि बड़ी शहजोर हो। आज तक अपने दुश्मनों पर भारी पड़ती रही हो। अगर आज भारी ना पड़ सकी तो तुम्हें कौन बचाने आएगा? तातियाना ने एक क़हक़हा लगाया। फिर कहा, तुम्हें यहां लाने का मकसद यही था कि हमारी तुम्हारी गुफ्तगू रिकॉर्ड होती रहे। जिस तरह मारिया के रिहाइशगाह के हर हिस्से में माइक लगे हुए हैं, उसी तरह यहां भी माइक हैं जो नजर नहीं आते। हमारी गुफ्तगू दूसरी तरफ सुनी जा रही है। इससे पहले कि तुम मुझ पर भारी पड़ो, यहां मुसल्ला सिपाही पहुंच जाएंगे। तुम्हारी मक्कारी आज खत्म हो चुकी है। उसका ख्याल दुरुस्त था। जिस मुल्क में कदम कदम पर पैरा हो, वहां के एक बंगले से सोनिया का बच निकलना बिल्कुल ही नामुमकिन था। तातियाना के फातिहाना क़हक़हे वहां की 4 दीवारी में गूंज रहे थे। सोनिया ने अचानक ही एक उल्टा हाथ तातियाना के मुंह पर रसीद किया। क़हक़हे यकबारगी रुक गए। वो पीछे जाकर सोफे पर गिरी, फिर उछलकर खड़ी हो गई। तल्ख लहजे में बोली, अच्छा तो गिरफ्तार होने से पहले 2-2 हाथ करना चाहती हो? मेरी भी आरजू थी कि तुमसे कभी लड़कर देखूं कि आखिर तुम चीज क्या हो। सोनिया ने कहा, अफसोस तुमने मेरा रिकॉर्ड अच्छी तरह नहीं पढ़ा। मैं हालात की नज़ाकत को देखती हूं और लड़ने में वक्त ज़ाया नहीं करती। यानी तुम मुझसे बचकर भागना चाहती हो, मगर भागकर कहाँ जाओगी? सबसे पहले मैं तुम्हारी खुशफहमी खत्म कर दूं कि मेरी जूतियों की नोक में चाकू छुपे हुए हैं। ये देखो। उसने पांव फर्श पर मारा तो एक जूती की नोक से चाकू निकल आया। वो कहने लगी, मैंने यहां दाखिल होते ही इस चाकू से माइक के तार काट दिए थे। तुम्हारे फौजी जवान और अफसरान इस बात से बेखबर हैं
कि इस रिहाइशगाह में क्या बातें हो चुकी हैं और अब क्या तमाशा होने वाला है। ये सुनते ही तातियाना फोन की तरफ लपकी। सोनिया ने कहा, आर्मर, इसे रोको और इसके दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमा लो। वो फोन के पास पहुंचकर रुक गई। आर्मर ने उसे पूरी तरह काबू में रखते हुए पूछा, आप बहुत बड़ा खतरा मोल ले रही हैं, आखिर करना क्या चाहती हैं? ये बताओ कि तुम कितनी देर इसे अपने काबू में रख सकते हो। आप जितनी देर चाहेंगी। इसे सामने सोफे पर बिठा कर रखो। वो दूसरे कमरे में जाकर अपनी अटैची और एक बड़ा सा आईना उठाकर ले आई। तातियाना सहरजदा सी होकर सोफे पर बैठी हुई थी। सोनिया ने अटैची खोली, लाइट प्लास्टिक सर्जरी का सामान निकाला, फिर अपने चेहरे पर तब्दीलियां करने लगी। 1 घंटे बाद टेलीफोन की घंटी बजने लगी। सोनिया ने अपनी जगह से उठकर रिसीवर उठाया, फिर तातियाना की आवाज में कोड वर्ड्स अदा किए। दूसरी तरफ से कहा गया, मिस तातियाना, पेरिस में देखे जाने वाली नादिया के मुताल्लिक अभी तक कोई दूसरी रिपोर्ट नहीं मिली है। तुम्हारे साथ जो नादिया है उसे कुरेदने की कोशिश करो। अपनी रिहाइशगाह के माइक का स्विच ऑन रखो। हम यहां तुम्हारी और उसकी गुफ्तगू सुनेंगे। ठीक है, आप अभी हमारी गुफ्तगू सुन सकेंगे। वो रिसीवर रखकर कटे हुए तार के पास आई, फिर उसे जोड़कर दोबारा मेकअप करने बैठ गई। वहां से तातियाना की आवाज में बोली, नादिया, तुम्हारे सिलसिले में 2 बार फोन आ चुका है। क्या तुम्हारी कोई जुड़वा बहन भी है? फिर उसने खुद ही नादिया की आवाज में कहा, मेरी कोई बहन नहीं है। तुम ये सवाल क्यों कर रही हो? वो फिर आवाज बदलकर तातियाना की हैसियत से बोली, मुझसे कोई सवाल ना करो, मेरे सवालों के जवाब देती रहो। सुना है तुम्हें मेकअप में महारत हासिल है। तुमने यहां आने से पहले अपने चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी और सोनिया का रूप इख्तियार किया था। हाँ, रेड पावर का बॉस इस बात का गवाह है। वो मेरी प्लास्टिक सर्जरी के दौरान मेरी रिहाइशगाह में मौजूद था। वो रिहाइशगाह के किसी दूसरे कमरे में था। तुम्हारे सामने होता तो फ्रॉड खुल जाता। तुमने सिरे से कोई मेकअप ही नहीं किया था। तुमने नादिया को उसकी रिहाइशगाह से गायब करा दिया और थोड़ी देर बाद बॉस के सामने जाकर यह तासुर दिया कि तुम मेकअप के जरिए सोनिया बन गई हो, जबकि तुम सर से पांव तक पैदाइशी तौर पर सोनिया हो। तातियाना, तुम मुझे गलत समझ रही हो। सोनिया, तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि असली नादिया पकड़ी गई है। वो बॉस की कैद में है और उसने अपने बयान में तुम्हारा फ्रॉड जाहिर कर दिया है। थोड़ी देर तक खामोशी रही। फिर सोनिया ने तातियाना की आवाज में पूछा, तुम खामोश क्यों हो? जरा ये अपनी अटैची देखो। तुम अभी थोड़ी देर के लिए बाथरूम गई थी। मैंने इसे खोलकर देखा तो ये प्लास्टिक सर्जरी का सामान रखा हुआ था। तुमने ये किस मकसद के लिए रखा था? वो जरा तवक्कुफ के बाद बोली, तुम्हारे पास अब कोई जवाब नहीं है। मैं जानती हूं तुम यहां की इंटेलिजेंस में काम करने वाली किसी औरत का रूप इख्तियार करना चाहती थीं और किसी तरह जो तक पहुंचना चाहती थीं। ऐसा कहने के दौरान वो अपना लिबास उतार चुकी थी और अब तातियाना का लिबास उतार रही थी और सोनिया की हैसियत से कह कह लगाकर कह रही थी, मैं मानती हूं तातियाना, तुम बड़ी चालाक हो मगर अहमक भी हो। अपनी रिहाइशगाह में लाकर तन्हाई में मेरा पोल खोल रही हो। अब कौन मेरे हाथों से तुम्हें पचाएगा? फिर वो तातियाना की हैसियत से बोली, मैं मानती हूं सोनिया, तुम बड़ी शहजोर हो मगर मैं तुमसे कुछ कम नहीं हूं। इतनी देर में वो तातियाना को अपना लिबास पहना चुकी थी। फिर उसका लिबास पहनते हुए उसने सोफे को एक तरफ उलट दिया। चीख कर बोली, अच्छा तो ये तुम्हारा हमला था? अब जवाबी हमले को संभालो। उसके बाद वो अपनी आवाज में चीखने लगी। फिर तातियाना की आवाज में बोली, अरे ये क्या कर रही हो? तार काट रही हो? मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और तार काट दिए। फिर कहने लगी, तौबा है, डबल रोल अदा करना बड़ा मुश्किल काम है। आर्मर, इसे लेबोरेटरी में ले चलो, जल्दी करो। वो तेजी से चलती हुई लेबोरेटरी में आई। वहां की बहुत सी बोतलों को और दूसरे सामान को यूं तोड़ने लगी जैसे सोनिया के साथ जबरदस्त जंग होती रही हो। तातियाना सहरजदा सी चलती हुई वहां पहुंची। सोनिया ने कहा, आर्मर, इसके दिमाग को आजाद छोड़ दो। आर्मर ने अपनी गिरफ्त ढीली की। तातियाना ने चौंक कर अपने सामने दूसरी तातियाना को देखा। सोनिया ने कहा, आज से मैं मुहिब्बे वतन तातियाना हूं। मैं चाहती तो तुम्हें टेलीपैथी के जरिए हलाक करा सकती थी, लेकिन मैं मौका देती हूं कि तुम मुझे मार डालो, वरना वो तेजाब की बोतल रखी है, मैं तुम्हारी सूरत बिगाड़ दूंगी। उसकी बात खत्म होते ही तातियाना ने उस पर छलांग लगाई। ये बहुत ही घिसा पिटा हमला था। सोनिया झुककर दूसरी तरफ हो गई। वो फजा में उछलती हुई आकर फर्श पर गिरी, फिर तेजी से उठकर खड़ी हुई, मगर सोनिया उससे ज्यादा फुर्तीली थी। उसने पीछे से कैंची का दाव इस्तेमाल करके उसे जकड़ लिया। फिर कहा, मैंने तुझे बचाव का मौका दिया था, लेकिन तूने उसे गंवा दिया। अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। फौजी जवान यहां पहुंचने वाले हैं। उन्हें सोनिया की लाश मिलनी चाहिए। ये कहते ही उसने तातियाना के सर पर एक बोतल को दे मारा।
बोतल के टूटते ही तातियाना के हलक से फलक शिगाफ चीख उभरी। चूंकि बोतल पेशानी की टक्कर से टूटी थी, इसलिए तेजाब मुंह पर पड़ा। सोनिया ने उसकी दोनों हथेलियां भी तेजाब में डाल दीं। मेज पर फैले हुए तेजाब पर उसके चेहरे को इधर उधर से रगड़ती रही। फिर उसने टूटी हुई आधी बोतल को खड़ा किया, तातियाना के बालों को मुट्ठी में जकड़ा। उसके बाद उसकी थोड़ी के निचले हिस्से यानी नरखरे को बोतल के टुकड़े पर दे मारा। ऐसा 2-3 बार किया। नरखरा कट चुका था, सांस की डोर टूट चुकी थी। उसने बालों को छोड़ दिया। वो कटी हुई शाख की तरह मेज पर फिसलती हुई फर्श पर गिर पड़ी। सोनिया मर चुकी थी। उससे कुछ फासले पर तातियाना खड़ी हुई थी। आर्मर ने आकर कहा, मादाम, आपकी जिंदगी का ये पहलू बहुत ही खौफनाक है। आपने बड़ी बेदर्दी से बल्कि बड़ी दरिंदगी से इसे मारा है। वो आर्मर की बातों को नज़रअंदाज करते हुए बोली, तुम तातियाना के जितने अफसरों और दफ्तरी साथियों के मुतालिक तफसीलात बताते रहे हो, वो सब मुझे याद हैं। फिर भी तुम्हारी मौजूदगी लाजमी है। मैं यहाँ से जाकर जिससे भी मुलाकात करूँ, उसके मुतालिक दोबारा बताओ और उसके ख्यालात पढ़ते रहो। मैं किसी मौके पर चूक जाऊँ तो फ़ौरन मुझे टोक देना। वो चंद मिनट तक बातें करते रहे। फिर गाड़ियाँ और फौजी बूटों की आवाज़ें सुनाई दीं। वो सब अपनी गनें तानकर मोहतात अंदाज में आए। फिर लेबोरेटरी में तातियाना को देखकर अलर्ट हो गए। एक अफसर ने करीब आकर पूछा, मिस तातियाना, तुम खैरियत से तो हो ना? वो थके हुए अंदाज में बोली, मैं थकन और कमजोरी महसूस कर रही हूं। ये सोनिया की लाश है, इसे यहां से उठा लो। तुम फिक्र ना करो, अभी अस्पताल जाओ, तुम्हारे इलाज के बाद इस सिलसिले में बातें होंगी। एक अफसर उसे अपने साथ बाहर लाया। फिर उसकी गाड़ी में उसे बिठाकर ड्राइव करता हुआ अस्पताल आ गया। उसी अस्पताल में पास्कल ज़ेरे इलाज था, मगर यह बात उसे मालूम नहीं थी। उसके साथ आने वाले अफसर ने कहा, इस अस्पताल के चारों तरफ सख्त पैरा है, क्योंकि इस मुल्क की 2 मायनाज हस्तियां यहां ज़ेरे इलाज रहेंगी, एक तुम और दूसरा पास्कल। सोनिया ने कहा, मेरे सामने उस शैतान का नाम ना लो। अगर सोनिया मुझे ना बचाती तो वो मेरी इज्जत खाक में मिला देता। अफसोस, मैं सोनिया को मारना नहीं चाहती थी, मगर मेरी इज्जत बचाने वाली अपनी जान बचाने के लिए मेरी जान की दुश्मन हो गई थी। डॉक्टर ने कमरे में आकर कहा, मिस, आप ज्यादा ना बोलें, आराम से लेटी रहें। मुझे बताया गया है कि चंद घंटे पहले आपको आसाबी कमजोरी में मुब्तला किया गया था। इसके बावजूद आपने सोनिया को मौत की गोद में पहुंचा दिया। हमारी पूरी कौम को आप पर नाज है। वो सोनिया का मुआयना करने और दवाएं तजवीज़ करने लगा। वो सोच के जरिए आर्मर से बोली, तुम ऐसे फरिश्ते हो कि किसी की जान लेना नहीं चाहते। अब हमारे दरमियान फराहत नहीं रहा। तुम्हारी ये शरीफाना कमजोरी हमारे लिए मसला बन जाती है। क्या मैं आपके लिए मसला बन गया हूं? मैं चाहती थी तुम तातियाना की सांस रोक दो। फिर ख्याल आया, तुम हर तरह हमारी मदद करोगे, लेकिन किसी की जान नहीं लोगे। लिहाजा मुझे जल्द से जल्द उसे ख़त्म करना पड़ा। मादाम, मैं शर्मिंदा हूं। दरअसल मेरा दिल बहुत कमज़ोर है। मैं किसी चूंटी को भी देखकर सोचता हूं कि इस नन्ही सी जान को भी खुदावंद करीम ने ही जान दी है। मुझे इसकी जान नहीं लेना चाहिए। अगर कोई तुम्हारी जोजो की जान लेना चाहे तो क्या तुम उसे जान लेने के लिए जिंदा छोड़ दोगे? खुदा ना करे कि मेरी जोजो पर कोई आंच आए। यहां आप मौजूद हैं, इंशाअल्लाह कोई दुश्मन मेरी बहन को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या तुम ऐसे दुश्मन को जिंदा छोड़ दोगे जो तुम्हारी जोजो को जानी नुकसान पहुंचाना चाहता हो? मेरे खुदा, मैं क्या जवाब दूं? मादाम, मुझे आजमाइश में न डालें। जोजो को कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगा। लानत है ऐसी शराफत पर। खुद मर जाओगे, दुश्मन को नहीं मारोगे। आखिर आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? इसलिए कि जोजो को अगवा करने वाला पास्कल इस अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। वो तातियाना की इज्जत से खेलना चाहता था। सेहतियाब होने के बाद जोजो पर भी बुरी नज़र रखेगा। अगर वो ऐसा करेगा तो मैं उसे सज़ा दूंगा। तुम अभी सज़ा दे सकते हो। वो जख्मी है, तुम्हारे टेलीपैथी के हमलों को रोक नहीं सकेगा, लेकिन सेहतियाब होने के बाद तुम्हें अपने दिमाग में आने नहीं देगा। तुम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकोगे। अच्छा, मैं उसके पास जाता हूँ। वहाँ पहुँचते ही उसके दिमाग में जोजो का तसव्वुर पेश करो, फिर उसके चोर ख्यालात पढ़ो। उसके बाद अपने अंदर झांको। तुम्हारी गैरत खुद फैसला करेगी। वो पास्कल के पास पहुँच गया। चुपचाप उसके ख्यालात पढ़ने लगा। वो आराम से बिस्तर पर लेटा हुआ था। उंगलियों पर प्लास्टर चढ़ा दिया गया था। वो छत की जानिब तकता हुआ सोच रहा था, मैंने तातियाना को हासिल करने का ज़बरदस्त मंसूबा बनाया था। रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन ये बदबख्त नादिया तवक्को से ज़्यादा मुसीबत बन गई है। अब मैं कभी तातियाना को हासिल नहीं कर सकूंगा। उसके सामने बेनकाब हो चुका हूं। शायद वो आइंदा मेरे साथ काम करना पसंद नहीं करेगी और अपने दिमाग में कभी आने नहीं देगी।